सो वेलकम एवरीवन। आज हम हैं अपने लेक्चर नंबर 4 में। ये ऑब्जेक्टिव सीरीज का अपना लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है। और आज अपना टॉपिक है सॉइल इरोजन स्ट्रक्चर के बारे में और सॉइल इरोजन कंट्रोल्स के बारे में, ठीक है। ये सॉइल इरोजन स्ट्रक्चर नहीं है, सॉइल इरोजन के बारे में और सॉइल इरोजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में, ठीक है। तो बहुत बड़ा टॉपिक है ये, और लगभग सिलेबस के हिसाब से देखें तो 1/3 जो पोर्शन है सिलेबस का सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग का, ये 2 टॉपिक से होता है। तो इसको अपन अच्छे से कवर करेंगे, थोड़ा इसमें टाइम लेंगे, है ना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सॉइल इरोजन की। तो सॉइल इरोजन क्या है? सॉइल इरोजन इज द ग्रॉस अमाउंट ऑफ द सॉइल लॉस। जितना भी सॉइल अपने पास ग्रॉस लॉस होता है सॉइल का, उसको अपन बोलते हैं सॉइल इरोजन। ओके, ये एक फ्लूएबल प्रोसेस है, फ्लूएबल एज वेल एज द जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस। फ्लूएबल क्या होता है? फ्लूएबल मतलब ये होता है कि कनेक्टेड विद द फ्लो, ठीक है। जो भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होते हैं विद द इफेक्ट ऑफ द स्ट्रीम्स, ठीक है, स्ट्रीम के फ्लो के कारण जो भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं फ्लूएबल वर्क, ठीक है। तो सॉइल इरोजन भी क्या हो रहा है कि जो फ्लो हो रहा है, ठीक है, वाटर का जो फ्लो हो रहा है, सरफेस वाटर का फ्लो हो रहा है, उस कारण से जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसको अपन बोलते हैं सॉइल इरोजन, ठीक है। इसलिए फ्लूएबल वर्क है। एज वेल एज द जियोमॉर्फोलॉजिकल वर्क। जियोमॉर्फोलॉजिकल के वर्क क्या होते हैं? द स्टडी ऑफ द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लैंडस्केप, ठीक है, इसको बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। तो जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस है सॉइल इरोजन में, क्योंकि इसमें लैंडस्केप चेंजेस हो रहे हैं। ओके, था द एंथ्रोपोजेनिक इरोजन इज कॉज्ड ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो गया, डिफोरेस्टेशन हो गया, कल्टीवेशन इन अ स्टीप स्लो विदाउट कंजर्वेशन मेजर्स, ठीक है। तो इस टाइप की जो एक्टिविटीज के कारण जो इरोजन होते हैं उसको अपन बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक इरोजन, ठीक है। जूजेनिक इरोजन क्या होता है? जूजेनिक इरोजन इज कॉज्ड ड्यू टू द एनिमल एक्टिविटीज, जैसे एनिमल की ओवर ग्रेजिंग के कारण जो प्रोटेक्टिव सरफेस प्रोटेक्टिव वेजिटेशन कवर होता है वो रिमूव हो जाता है, उस कारण से जो इरोजन होता है उसको बोलते हैं जूजेनिक इरोजन, ठीक है। फाइटोजेनिक इरोजन होता है विच इज कॉज्ड ड्यू टू प्लांट सिस्टम, ठीक है। प्लांट के जो रूट्स के कारण कभी कभी क्या होता है कि प्लांट्स के रूट्स ज्यादा पोरस बना देते हैं सॉइल को, ठीक है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा देते हैं, बट पोरस होने के कारण कभी कभी क्या होता है उसमें डिटैचमेंट इजीली हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइम पे बहुत निग्लिजिबल होता है, बट उस कारण से जो इरोजन होता है उसको बोलते हैं फाइटोजेनिक इरोजन, ठीक है। और एक और कारण होता है कि कभी कभी प्लांट्स क्या होता है, अपन हार्वेस्ट करते हैं प्लांट्स का, तो उसके रूट के साथ काफी कुछ सॉइल चली जाती है। एज वेल एज जब प्लांट्स को अपन हार्वेस्ट करते हैं तो उसकी जो कंडीशन है सॉइल की, वो इरोजन के लिए फेवरेबल बन जाती है, ठीक है, लूज कंडीशन में आ जाता है। उस कारण से भी कभी बहुत छोटे अमाउंट में इरोजन होता है, बट उसको अपन बोलते हैं फाइटोजेनिक इरोजन, ठीक है। और ऑर्गेनिक इरोजन जो होता है वो होता है फाइटोजेनिक इरोजन प्लस जूजेनिक इरोजन, मतलब जो इरोजन होता है प्लांट्स के कारण एज वेल एज द एनिमल्स के कारण, उसको अपन बोलते हैं ऑर्गेनिक इरोजन। ओके, ग्लेशियल इरोजन जैसे नाम से क्लियर इसका, जहां पर मीन टेम्परेचर 0 डिग्री के नीचे होता है, ठीक है, जहां पर बर्फ होती है वहां पर ग्लेशियल इरोजन होता है इन द फॉर्म ऑफ द एवलांच और दूसरे उसमें, ठीक है। देन अपन बात करते हैं मेजर कैटेगरी की, जिसको अपन बोलते हैं जियोलॉजिक इरोजन। जियोलॉजिक इरोजन क्या होता है? ऑल्सो नोन एज द नॉर्मल और नेचुरल इरोजन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि नॉर्मल प्रोसेस है, ये कंटिन्यूअसली होती रहती है, ठीक है, और ये अल्टीमेटली रिजल्ट्स करती है बिल्डिंग ऑफ द सॉइल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सरफेस। तो डिफरेंट टाइप्स के सॉइल की जो फॉर्मेशंस होते हैं, ठीक है, बहुत लंबी प्रोसेस होती है, नेचुरल प्रोसेस होती है, विजिबल नहीं होती है। तो जो सॉइल के बिल्डअप हो रहा है, कैनियंस बन रहे हैं, स्ट्रीम्स बन रहा है, ये सब जो रिजल्ट होते हैं वो जियोलॉजिक इरोजन के होते हैं, ठीक है। इट इज कॉज्ड बाय द नेचर एंड लेस देन द एक्सेलरेटेड इरोजन। ये एक्सेलरेटेड इरोजन से कम होता है। ओके, एग्रेसिव, हालांकि क्वांटिटी में देखा जाए तो ये ज्यादा होता है, बट ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। तो रेट ऑफ जियोलॉजिकल इरोजन वो कम होता है एज कंपेयर टू द एक्सीलरेटेड इरोजन, ठीक है। एक्सीलरेटेड इरोजन क्या होता है? इरोजन अदर देन द नेचुरल प्रोसेस, ठीक है, जो नेचुरल प्रोसेस से कम अदर देन है, जैसे अपने पास देखिए जैसे जूजेनिक इरोजन हो गया, जैसे अपने पास हो गया एंथ्रोपोलॉजिकल इरोजन, ये टाइप के इरोजन जो होते हैं वो एक्सीलरेटेड इरोजन होते हैं, ठीक है। ये एनिमल एक्टिविटीज या ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण होते हैं, उसको अपन बोलते हैं एक्सीलरेटेड इरोजन, ठीक है। और ये ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू जियोलॉजिकल इरोजन, ठीक है। ये इसका मेन फैक्टर होते हैं, जो एजेंट होते हैं वो होते हैं विंड एंड वाटर। ओके, सॉइल डिग्रेडेशन उसमें होता है, ठीक है, ये क्योंकि जियोलॉजिकल इरोजन हो रिजल्ट्स इन बिल्डिंग अप द सॉइल, बट द सॉइल का जो डिग्रेडेशन होता है वो होता है एक्सीलरेटेड इरोजन में। तो वेयर द रेट ऑफ द सॉइल एक्सीड्स द रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो अपन ने एक फंडामेंट क्लियर कर लिए कि जहां पर भी सॉइल लॉस अगर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है, तो वो केस को अपन बोलते हैं एक्सीलरेटेड इरोजन, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? रेट ऑफ इरोजन इन एक्सीलरेटेड कंडीशन इज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू द जियोलॉजिक इरोजन, जियोलॉजिक कंडीशन। ओके, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर। ओके, देन अपन बात करते हैं एक्सीलरेटेड इरोजन की। सब कैटेगरीज हैं, 3 टाइप के इरोजन होते हैं, 4 टाइप के इरोजन होते हैं, आपको मैंने पहले बताया था। सबसे पहली कैटेगरी इसमें रेन ड्रॉप इरोजन की, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं स्प्लैश इरोजन। स्प्लैश इरोजन क्यों बोलते हैं? कि जब भी एक ओपन सरफेस है वाटर की, एक ओपन सरफेस है अपने पास सॉइल की, अगर कोई भी रेनफॉल होती है यहाँ पर होती है, तो ये सॉइल डिटैच कर जाता है यहाँ से, ठीक है, स्प्लैश कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले भी बताया था कि पहले क्रेटर बनता है, ठीक है, क्रेटर के बाद में ये डिटैचमेंट होता है, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं स्प्लैशिंग टाइप का फिनोमिना हो रहा है, इसलिए
इसलिए इसको अपन बोलते हैं स्प्लैश इरोजन। ठीक है, स्प्लैश इरोजन ऑकर्स ड्यू टू वेयर द रेनफॉल इंटेंसिटी एक्सीड्स द इन्फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, तो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से जब भी इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इंटेंसिटी एक्सीड करती है तो वहां पर एक्यूमुलेशन होता है, इसलिए वहां पर, हालांकि वहां पर दूसरे इरोजन भी होते हैं, बट स्प्लैश इरोजन आपको पता है इनिशियल कैटेगरी है, और ये जब क्वेश्चन आया था उसमें सिर्फ स्प्लैश इरोजन ही दिया था। ठीक है, तो अपन को कोई भी टाइप के रीजन दिया हो उसको अपन टिक करना है, क्योंकि मेन कॉज जो एक्सीलरेटेड इरोजन का वो यही होता है कि जब रेनफॉल इंटेंसिटी एक्सीड करती है रेनफॉल इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से, तो अपन ने पहले भी देखे थे, उस कारण से रन ऑफ जनरेट होता है, एक्यूमुलेशन होता है, इस कारण से वहां पर इरोजन होता है। ओके, soil may be splashed up to the height of the 50 to 70 सेंटीमीटर डिपेंडिंग ऑन द रेनड्रॉप साइज। ठीक है, तो ये जो जिस हाइट तक स्प्लैश करता है सॉइल, ठीक है, यहाँ क्रेटर बनने के बाद में एक यहाँ स्प्लैशिंग होती है। ठीक है, तो कुछ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हाइट तक ये अचीव करता है, तो इसका जो हाइट होती है, हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस जितना भी ट्रैवल करता है वो होता है 50 टू 70 सेंटीमीटर। ओके, इट इज कॉज्ड बाय द इम्पैक्ट ऑफ द रेन ड्रॉप बाय द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रेन ड्रॉप। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्प्लैश इरोजन का जो मेन कॉस्टिक फैक्टर है वो होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रेन ड्रॉप। ठीक है, जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ज्यादा स्प्लैशिंग होगा, उतना ज्यादा डिटैचमेंट होगा। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है टर्मिनल वेलोसिटी, डाया ऑफ द रेन ड्रॉप टाइप एंड इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था 89.3 प्लस 210.8 log 10 I। ठीक है, तो ये अगर काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ से अपन देख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी के। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी के एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ आई वी स्क्वायर। ठीक है, जहां पर वी अपने पास टर्मिनल वेलोसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली एसोसिएटेड होती है इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल एज वेल एज द टर्मिनल वेलोसिटी, और टर्मिनल वेलोसिटी का मैंने आपको बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर, दैट इज द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द रेन ड्रॉप। ठीक है, तो ये तीनों फैक्टर जो है वो अल्टीमेटली डिसाइड करते हैं कि कितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी है। For attaining the terminal velocity, the raindrop height should be at least greater than the 7 मीटर। ओके, तो टर्मिनल वेलोसिटी के लिए क्या कंडीशन होती है कि जो रेन ड्रॉप की हाइट है वो एटलीस्ट 7 मीटर होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तभी वो टर्मिनल वेलोसिटी में अचीव करेगा। ओके, टर्मिनल वेलोसिटी का भी मैं आपको पहले बताया था कि जहां पर एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। ठीक है, तो जो रेन ड्रॉप है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन कर लेते हैं, वहां पर चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं होती है, वो मैक्सिमम पोटेंशियल या फिर अपन बोल सकते हैं कि इतनी, इससे ज्यादा उसकी वेलोसिटी नहीं हो सकती है। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, उसके लिए कंडीशन है कि उसकी 7 मीटर से ज्यादा हाइट से फॉल होना चाहिए। ठीक है, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द इंपैक्ट लॉस्ट अगेंस्ट द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस मतलब होता है कोहेसिव फोर्सेस, उसमें जो कोहेसिव फोर्सेस लग रहे हैं सॉइल के, तो वो एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है अगेंस्ट द डिटैचमेंट, वो डिटैचमेंट को ब्रेक करने के लिए जो है वो काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट होती है। ठीक है, इसलिए हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हो जाती है अगेंस्ट द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। ओके, इसके बाद है रेन हैज द 256 टाइम्स मोर काइनेटिक एनर्जी देन रन ऑफ। ठीक है, तो जो रेन की काइनेटिक एनर्जी होती है वो 256 टाइम्स ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द रन ऑफ, और उसका जो मोमेंटम होता है वो 30 टाइम्स ज्यादा होता है। ये याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आता है काफी बार। देन इरोसिव पावर ऑफ द ट्रॉपिकल रेन्स इज 15 टाइम्स मोर देन द टेम्परेट रेन। ठीक है, तो ट्रॉपिकल रेंज जो आपको पता है कि हाई इंटेंसिटी होती है, ट्रॉपिकल रेंज जो होती है उसमें कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन होता है मेनली, तो उसमें जो इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द टेम्परेट रीजन, और कितनी ज्यादा होती है, 15 टाइम्स ज्यादा होती है। इरोसिव पावर, ठीक है, यहाँ पर बात कर रहे हैं अपन इरोसिव पावर की। देन अपन बात करते हैं इंटरनल इरोजन का, एक स्पेशल कैटेगरी में होती है, मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे दो ड्रिल्स बन रही हैं। ठीक है, इनके बीच में जो सॉइल है वो लूजन हो जाती है, ये सॉइल लूजन होने के कारण एक सरफेस के फॉर्म में निकलती है। ये बेसिकली होता है शीट इरोजन, बट ये कॉम्बिनेशन होता है स्प्लैश प्लस शीट का, क्योंकि आपको पता है कि स्प्लैश इरोजन फर्स्ट स्टेज होती है, स्प्लैश के बाद में शीट स्टार्ट होता है। ठीक है, तो दो ड्रिल्स के बीच में जो इरोजन हो रहा है उसको अपन बोलते हैं शीट इरोजन प्लस स्प्लैश इरोजन। ओके, इसको एक और डेफिनेशन होती है स्पैटरिंग ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स व्हेन द रेनड्रॉप इंपैक्ट्स ऑन अ वेट सॉइल। ठीक है, तो जो वेट सॉइल पे जब स्पैटरिंग होती है, स्पैटरिंग मतलब होती है कि जो सॉइल एक वर्टिकली कुछ हाइट तक स्प्लैश करती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो वेट सॉइल में अगर अपने पास रेन ड्रॉप्स होती है तो उस कारण से जो होता है रीजन, उसको अपन बोलते हैं इंटरनल इरोजन। ओके, देन शीट इरोजन क्या है, यूनिफॉर्म रिमूवल ऑफ द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ द थिन लेयर बाय द फ्लोइंग वाटर फॉर अ गिवन विड्थ ऑफ द स्लोपिंग लैंड। ठीक है, तो ये जो शीट इरोजन मैंने आपको बताया था प्रोमिनेंट होता है एरेबल लैंड में, जहां पर यूनिफॉर्म स्लोप होता है। ठीक है, और माइल्ड स्लोप होता है। ठीक है, तो एक थिन लेयर के फॉर्म में जो है, यूनिफॉर्म थिन लेयर के फॉर्म में जो है सॉइल जो है रिमूव हो जाती है, इसको अपन बोलते हैं शीट इरोजन। ठीक है, ये बहुत खतरनाक होता है कल्टीवेटेड लैंड के लिए, क्योंकि जो अपर सरफेस सॉइल है वो बहुत फर्टाइल होती है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड उससे बहुत ज्यादा होता है, और उसके रिमूवल होने के कारण जो प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन है वो बहुत ग्रेटर अमाउंट में रिड्यूस होता है। इस कारण से जो शीट इरोजन है वो एरेबल लैंड्स के लिए
इसका मतलब है यूनिफॉर्म जो रिमूवल है, ठीक है, थिन लेयर ऑफ द सॉइल का, वो बहुत खतरनाक होता है एरेबल लैंड्स के लिए, ठीक है। ऑल्सो नोन एज द सरफेस फ्लो इरोजन, ठीक है, क्योंकि सरफेस फ्लो में हो रहा है, इस कारण से उसको सरफेस फ्लो इरोजन भी बोलते हैं। एरिया इरोडेड बिटवीन द टू रिल्स ऑल्सो कॉल्ड शीट इरोजन, मैंने आपको पहले बताया था, दो रिल्स के बीच में जो लूजन हो जाती है सॉइल, उसमें शीट इरोजन होता है, ओके। द शैलो डेप्थ सॉइल ओवरलैंड बाय द सब सॉइल इज मोस्ट फेवरेबल कंडीशन, क्यों होती है? क्योंकि अगर एक यहाँ पर दो टाइप के अपने पास सॉइल है, तो यहाँ पर जो इनके बीच में जो एडहेसिव फोर्सेस है वो लूज हो जाता है, ठीक है। तो कभी भी दो टाइप की सॉइल होती है, मान लेते हैं कि ये जो सॉइल है ये शैलो सॉइल डेप्थ है, ठीक है, और यहाँ पर एक परमानेंट अपने पास सॉइल है, इन दोनों की जो कैटेगरी, इन दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इन दोनों की प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पर एडहेसिव फोर्सेस जो है वो कम हो जाता है और ये जो सॉइल है इजीली रिमूव हो जाती है। तो ये फेवरेबल कंडीशन है शीट इरोजन के लिए। माइल्ड एंड यूनिफॉर्म स्लोप, ये मैंने आपको बताया था, माइल्ड और यूनिफॉर्म स्लोप जहां भी आ गया तो ये बहुत फेवरेबल होता है शीट इरोजन के लिए, और स्टीप स्लोप जो है वो रिल इरोजन के लिए बहुत फेवरेबल होता है, ओके। ये याद रखिएगा आप, माइल्ड और यूनिफॉर्म स्लोप है तो ऐसा नहीं वहां पर इरोजन होता, वहां पर होता है, और शीट इरोजन होता है और बहुत फेवरेबल होता है, ठीक है। और रिल इरोजन में स्टीप स्लोप। रिल इरोजन की बात करें, रिल इरोजन को क्या बोलते हैं अपन? चैनल इरोजन, क्योंकि यहाँ पर फ्लो का एक्यूमुलेशन हो रहा है, ठीक है। शीट इरोजन में एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा था, यूनिफॉर्म लेयर जो है वो रिमूव हो रही थी, बट रिल इरोजन में क्या है, एक्यूमुलेशन हो रहा है, एक डेजिग्नेटेड इसमें एक रेल्स बन रही हैं, ऐसी नालियां टाइप की बन रही हैं, उस कारण से जो सॉइल पार्टिकल्स है वो डिटैच और ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं चैनल इरोजन, ठीक है, चैनल के फॉर्मेशन में होता है, या इसको बोलते हैं माइक्रो चैनल इरोजन, ठीक है। तो इसको तीनों चीज बोल सकते हैं, चैनल इरोजन, वाटर इरोजन या फिर माइक्रो चैनल इरोजन, ओके। स्लोप स्टीपनेस जो रिल इरोजन को ज्यादा अफेक्ट करती है एज कम्पेयर टू द अदर इरोजन, ये भी अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। नॉट फाउंड इन इम्परमेबल और मोर रेजिस्टेंट सरफेस, क्योंकि होता क्या है कि जो चैनल इरोजन होता है ये थोड़े डेप्थ में होता है, ठीक है। तो शीट इरोजन क्या है कि टॉप 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर को अफेक्ट करता है, बट रिल इरोजन एक्यूमुलेशन होता है तो उसमें जो डेप्थ ऑफ द सॉइल है थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है। तो जहां पे भी इम्परवियस सॉइल होती है या फिर मोर रेजिस्टेंट सरफेस होती है, वो रैपिड कटिंग को जो है रेजिस्ट करती है, ठीक है। इस कारण से जो रिल इरोजन है वो इम्परमिएबल लेयर या मोर रेजिस्टेंट सरफेस पे नहीं मिलता अपन को, ठीक है। सेडिमेंट यील्ड जो है वो रिल इरोजन में बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू शीट इरोजन, क्योंकि शीट इरोजन खतरनाक क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो एक अपने पास बोला है कि बहुत कंडीशन सॉइल होती है, ठीक, कंडीशन सॉइल बोल सकते हैं या फिर बोलते हैं वैल्यूबल सॉइल, जो अपर सरफेस होती है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जो अच्छी प्रोडक्टिविटी होती है सॉइल की, वो रिमूव हो जाती है, बट मास जो सॉइल लॉस होता है वो रिल इरोजन में ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें एक्यूमुलेशन हो जाता है फ्लो का, ठीक है, फ्लो का एक्यूमुलेशन हो जाता है, इसमें डिटैचमेंट ट्रांसपोर्टेशन दोनों बढ़ जाते हैं, क्वांटिटी, ओके। इस कारण से जो सेडिमेंट यील्ड है वो रिल इरोजन में ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द अदर इरोजन। यूजुअली बिगिंस फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द सॉइल स्लोप, ठीक है। तो अगर अपने पास पता है कि ये अपने पास एक कोई माउंटेन है, तो यहाँ पर ऊपर ऊपर सबसे पहले अपने पास शीट और शीट और स्प्लैश इरोजन होंगे, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो गया, तो यूजुअली क्या होता है, जो रेल्स है वो मिडिल या लोअर पार्ट में ही स्टार्ट होती है, क्योंकि जो फ्लो का एक्यूमुलेशन है यहाँ पर, तो ओवरलैंड फ्लो जो है वो डोमिनेट करेगा अपर पार्ट में, ठीक है। धीरे धीरे चैनल्स बनेंगे, एक दूसरे से ज्वाइन करेंगी, देन फ्लो का एक्यूमुलेशन होगा, ठीक है। तो यूजुअली ये जो है ये लोअर पार्ट से ही स्टार्ट होता है, बिगिन होता है, ओके। स्टीप स्लोप इज वेरी फेवरेबल फॉर द रिल इरोजन, ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। अब गली इरोजन क्या है? गली इरोजन है एडवांस स्टेज ऑफ रिल इरोजन। आपको पता है रिल इरोजन को अगर अपन ट्रीट नहीं करें, ठीक है, रिल इरोजन यूजुअली क्या होता है कि अगर एरेबल लैंड में है तो फार्म मशीनरी से उसको कल्टीवेटर या फिर प्लाउ से उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। अगर लेकिन उसको अगर इग्नोर करते जाए तो वो धीरे धीरे बढ़ के गली का फॉर्मेशन ले लेती है, ठीक है। तो ये एडवांस स्टेज ऑफ द रिल इरोजन, ठीक है। द रेट ऑफ एक्सटेंड ऑफ द गली इरोजन इज क्लोज रिलेटेड विद द वेलोसिटी एंड अमाउंट ऑफ द फ्लो, जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा, अमाउंट ऑफ द फ्लो होगा, उतना ज्यादा डिटैचमेंट ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो ये भी अंडरस्टूड है, ठीक है। देन अपन बात करते हैं गली इरोजन इट ऑकर्स व्हेन द नेचुरल वाटर कोर्स इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द स्टेट ऑफ द मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम। मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस में नेचुरल जो एक बिहेवियर होता है, कोई भी सिचुएशन होती है बहुत लॉन्ग प्रोसेस में कांस्टेंट होती है, बट उसमें एक छोटा सा, आप मान सकते हैं कोई एक नदी तालाब में पानी रुका हुआ, बट अपन एक छोटा सा अगर तिनका या पत्थर से फेंक देते हैं उसमें वेव जनरेट हो जाती है। इसका मतलब है कि पहले वहां पर सब शांत था, एक मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम था, ठीक है, बट वहां पर अपन छोटा सा डिस्टर्बेंस करते हैं तो उस कारण से क्या है, वहां पर एक भूचाल आ जाता है, मतलब एक वेव जनरेट होने लगती है, ठीक है। तो गली इरोजन भी उसी टाइप की कंडीशन है कि एक नेचर का जो एक बैलेंस बना हुआ है वहां पर मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, बट अपन ने कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण क्या है कि वहां एक छोटी सी गलती के कारण वहां पर एक लार्ज स्केल में इरोजन जो है वो बढ़ने लगे हैं और वहां पर गली इरोजन क्रिएट होने लगे हैं, ठीक है। तो गली इरोजन का जो मेन कॉज होता है, ऑफ कोर्स होता है जब नेचुरल वाटर कोर्स, ठीक है, नेचुरली अगर कोई वाटर कोर्स बना हुआ है उसमें अगर अपन
थोड़ा सा फ्लो बढ़ा देंगे, अमाउंट ऑफ द फ्लो, वेलोसिटी ऑफ द फ्लो, या उसकी सॉइल को थोड़ा, उसके बेड को थोड़ा डिस्टर्ब कर देंगे, ठीक है, तो वो उसके मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम से बाहर आ जाएगा और एक एग्रेसिव नेचर में आ जाएगा, ठीक है। एग्रेसिव नेचर के कारण जो है वो गली इरोजन के रूप में आ जाएगा, ठीक है। देन टोपोग्राफिक फीचर्स, कैनियंस, स्ट्रीम्स और वैलीज जो है वो नेचुरल गली इरोजन से बनते हैं, ठीक है। नेचुरल गली इरोजन मतलब जियोलॉजिकल इरोजन की, तो एक प्रकार का ये नेचुरल प्रोसेस है जो मैंने आपको पहले भी बताया था। जो कैनियंस, स्ट्रीम्स या वैलीज जो बनते हैं वो वो होते हैं, रिजल्ट होते हैं अपने जियोलॉजिकल इरोजन के, और बेसिकली वो होता है जियोलॉजिकली गली इरोजन, ओके। देन गली भी दो टाइप की होती है, मैंने आपको बताया था, यू शेप गली और वी शेप गलीज। यू शेप गलीज एल्यूविलियम प्लेन से बहुत ज्यादा मिलती है, एल्यूविलियम जहां सॉइल होती है वहां पर बहुत फेवरेबल है यू शेप गलीज के। स्टेबल सेक्शन ऑफ द गली, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो गली बनती है सबसे पहले वो वी शेप में बनती है, ठीक है। इनिशियली वो वी शेप में रहती है, बट धीरे धीरे क्या है कि ये जो पोर्शन है ये धीरे धीरे कटिंग होते जाता है, इरोड होता है, तो देन ये इस टाइप के शेप में आ जाती है, ठीक है। तो ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन धीरे धीरे निकलते जाता है और अल्टीमेटली जो स्टेबल सेक्शन मिलता है अपन को ये मिलता है, ठीक है। ये सेमी पैराबोलिक या पैराबोलिक टाइप का होता है, जो मैंने आप क्रॉस वाटर में भी बताया था कि स्टेबल सेक्शन होता है नेचुरली, इसलिए अपन बोलते हैं कि जो स्टेबल सेक्शन होता है गली का वो यू शेप होता है, ठीक है, क्योंकि इनिशियली ये वी में होता है, देन ये स्टेबिलिटी में मिल जाता है तो यू में कन्वर्ट हो जाता है। रिलेटिवली कैचमेंट एरिया हैज अ लार्ज नंबर ऑफ द यू शेप गलीज। कैचमेंट एरिया इसका मतलब हो गया कि वाटर स्टेट से बड़ा एरिया है, बड़ा एरिया है इसका मतलब है कि उसमें रिज वाला पार्ट है वो कम होगा एज कम्पेयर टू द वाटर स्टेट। रिज वाला पार्ट कम है इसका मतलब उसमें प्लेन्स ज्यादा है, इन जनरल बात कर रहे हैं ना। अगर उसमें प्लेन्स ज्यादा है तो वहां पर जो एक्यूमुलेशन होगा या लोअर पार्ट होगा वो ज्यादा होगा, इस कारण से वहां पर यू शेप गलीज ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू द वी शेप गलीज, ठीक है। वी शेप गलीज क्या है, वेयर द सब सॉइल टफ इनफ टू रजिस्टर रैपिड कटिंग ऑफ वाटर। तो वी शेप गलीज में क्या होता है, मैंने आपको बताया था ये पोर्शन जो है ये अनस्टेबल होता है, ये धीरे धीरे कट के यू में कन्वर्ट हो जाता है, बट होता क्या है कि अगर ये वाला जो पोर्शन है वो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, ठीक है, रैपिड कटिंग ऑफ वाटर के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, तो वहां पर ये यू नेचर का ही, वी नेचर का ही होता है, ठीक है। तो वी शेप गलीज क्या है, वेयर द सब सॉइल टफ इनफ टू रजिस्टर रैपिड कटिंग ऑफ द सॉइल बाय द रन ऑफ, ठीक है। तो वहां पर अपने को वी शेप गलीज मिलती है। वेयर द फ्लो वेलोसिटी इज हाई एंड वॉल्यूम इज लो। तो यूजुअली जो वी शेप गलीज है वो रिच पार्ट में मिलती है, जहां पर सॉइल जो है इम्परमेबल होती है, वहां रैपिड कटिंग पॉसिबल नहीं होती, सॉइल डेप्थ कम होता है, ठीक है। तो वहां पर जो फ्लो वेलोसिटी हाई होती है क्योंकि वहां रिच पोर्शन है, ठीक है। जैसे आप मान सकते हैं ये पहाड़ का ये अपने पोर्शन हो गया, ये तो ऊपर वाला पोर्शन है, यहाँ पर सॉइल डेप्थ कम है, इम्परमेबल सॉइल है, इसलिए यहाँ पर अपन को वी शेप गलीज मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्लो वेलोसिटी है वो हाई होती है, बट वॉल्यूम ऑफ द फ्लो वो कम होता है। बट जैसे जैसे अपन प्लेन्स में आते आते हैं, प्लेस में क्या होते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी रिड्यूस हो जाती है, बट जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि धीरे 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 रेल्स जो है वो ज्वाइन करके यहाँ पर रन ऑफ को फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। रेल्स अब रन ऑफ कन्वर्ट हो गया तो उसका जो वेलोसिटी कम हो गई बट वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे अपन को यू शेप गलीज जो है वो मिलती है और हाई स्लोप में अपने पास वी शेप गलीज मिलती है, ठीक है। और यही कारण था कैचमेंट एरिया, मैंने आपको बताया था कि रिच पोर्शन ज्यादा होता है कैचमेंट एरिया वाटरशेड एरिया में, इसलिए वी शेप गलीज ज्यादा होती है। बट रिलेटिवली अगर कैचमेंट एरिया कंसीडर कर रहे हैं तो उसमें प्लेन एरिया अपने पास ज्यादा होता है, इस कारण से वहां पर रिलेटिवली यू शेप गलीज ज्यादा होती है, ठीक है। वी शेप गलीज जनरली फाउंड इन हिली एरियाज, ये भी आपको इससे क्लियर है कि हिली एरिया में क्यों ज्यादा मिलती है वी शेप गलीज। देन ऑन नेचर के हिसाब से गलीज को दो कैटेगरी में बांटे हैं, एक्टिव गलीज, इनएक्टिव गलीज। एक्टिव गलीज क्या होती है, डायमेंशन एनलार्जेस विद टाइम, ठीक है, स्टेबल नहीं हुई है, उस गली के जो प्रोसेस में चल रही है, ठीक है, अंडर प्रोसेस है कि उसमें जो डायमेंशन से बढ़ते जा रहा है उसमें कटिंग होते जा रही है, बट कुछ टाइम बाद में क्या गलीज स्टेबल हो जाती है। अपन आगे देखेंगे स्टेजेस के बारे में, स्टेबिलिटी जब हो जाती है गलीज में तो उनके जो डायमेंशन बढ़ना वो बंद हो जाते हैं, बट उस गली का एक्सटेंशन फ्रॉम द हेड, ठीक है, हेड साइड से वो एक्सटेंड होती रहती है, ठीक है। अगर गली इस टाइप से बनी है तो उसके हेड साइड से वो एक्सटेंड होते रहती है, ठीक है। तो उसका जो एक्सटेंशन होता है इन द फॉर्म ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल लेंथ, ओके। तो ऐसी गलीज को अपन बोलते हैं एक्टिव गलीज, जो स्टेबल जिसके डायमेंशंस हो जाते हैं। बट इनएक्टिव गलीज क्या होते हैं कि जिसके डायमेंशंस जो है वो कांस्टेंट रहते हैं विद टाइम से, ठीक है। तो कांस्टेंट हो जाते हैं उसके डायमेंशंस, तो उसको अपन बोलते हैं इनएक्टिव गलीज, ओके। आप ये भी मान सकते हैं इनएक्टिव गलीज यूजुअली यू शेप की होती है, क्योंकि उसके अब कटिंग पूरी हो चुकी है, अब वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रही है, तो अपन मान सकते हैं कि उसके डायमेंशन अब नहीं बढ़ रहा है, इसलिए वो हो गए अपने पास इनएक्टिव गलीज। बट इनिशियल स्टेज में जब कोई भी गलीज होती है यू से पहले वो वी शेप में होती है, ठीक है। किसी भी गली को अगर यू बनना है तो उससे पहले वो इनिशियल स्टेज होती है उसकी वी शेप, ठीक है। तो वी शेप में आने जब होती गली तो वो एक्टिव गलीज होती है, उसके डायमेंशन जो है वो बढ़ते रहते हैं, ओके। देन गली डेवलपमेंट की भी 4 स्टेजेस होती है, एक होती है इनिशियल स्टेज, डेवलपमेंट स्टेज, हीलिंग स्टेज, स्टेबलाइजिंग स्टेज, ठीक है। इनिशियल
इनिशियल स्टेज होती है जब उसके धीरे धीरे जो है गली में जो है इरोजन स्टार्ट होता है, तो उसको अपन बोलते हैं इनिशियल स्टेज। ठीक है, उसके बैंक जो है धीरे धीरे लूज होते हैं और वो धीरे धीरे जो है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल जो होता है उसको इनिशियल स्टेज। ठीक, डेवलपमेंट स्टेज क्या होती है कि उसके जो गली के आप मान सकते हैं कि इनिशियल स्टेजेस में लूज हुई सॉइल, देन उसके जो डायमेंशन है वो बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने पहले बताया डेवलपमेंट स्टेज में एक वाटरफॉल भी क्रिएट हो जाता है गली हेड में, क्योंकि इनिशियली क्या होता है कि एकदम से उसमें ग्रेड कन्वर्ट हो जाता है, ग्रेड इनिशिएट हो जाता है, आप मान सकते हैं उसका ग्रेड चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वहां पर ग्रेड चेंज होने के कारण क्या होता है कि हेड डिफरेंस हो जाता है बहुत बड़ा, इस कारण से वहां पर वाटरफॉल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, डेवलपमेंट स्टेज में क्या होता है कि उसके डायमेंशन कंटिन्यूसली बढ़ते हैं। ठीक है, हीलिंग स्टेज में क्या होता है कि धीरे धीरे उसमें वेजिटेशन ग्रो होती है और अब वो हील करना चालू कर देती है। ठीक है, और स्टेबलाइजिंग स्टेज में क्या होता है कि जो गली का ग्रेड है अब वो हील कर चुकी है प्रॉपर, और उसका जो ग्रेड है वो भी एक कांस्टेंट हो गया, ग्रेड मतलब उसका स्लोप वो भी कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो उस कंडीशन में अपन को बोलते हैं कि फोर्थ स्टेज होती है गली डेवलपमेंट की, जो कि लास्ट स्टेज होगी। अब गली जो है फुली स्टेबलाइज्ड हो गई है, अब उसके डायमेंशन चेंज नहीं होंगे, इसका मतलब वो अब इनएक्टिव गलीज हो गई है। अब उसमें जो चेंजेस होंगे वो हेड के डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, तो उस गली जहां से स्टार्ट हुई है उसी तरीके जहां से, जैसे आप मान सकते हैं कि यहाँ से गली फॉर्मेशन चालू हुआ है और ये आगे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो अब गली का जो एक्सटेंशन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, हेड से आगे तरफ बढ़ने लगेगी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज मैंने आपको डिस्कस किया था, दो टाइप की गलीज होती है बेस्ड ऑन डेप्थ एंड विड्थ। ठीक है, वेरी स्मॉल गली जिसको अपन G1 कैटेगरी में रखते हैं, उसकी डेप्थ होती है लेस देन 3 मीटर और उसकी विड्थ होती है लेस देन 18 मीटर। ठीक है, जो G2 स्मॉल गलीज होती है उसकी डेप्थ होती है लेस देन 3 मीटर और उसकी विड्थ होती है ग्रेटर देन 18 मीटर। ठीक है, देन मीडियम गलीज G3 होती है जिसकी डेप्थ होती है 3 to 9 मीटर और उसकी डेप्थ विड्थ होती है ग्रेटर देन 18 मीटर। इसमें स्लोप भी डिफाइंड है 8 से 15%। ठीक है, डीप एंड नैरो गली, ठीक है, डीप है इसलिए इसकी जो डेप्थ होती है 3 से 9 मीटर और कभी कभी इसकी 9 से 9 मीटर से भी ज्यादा होती। नैरो है इसलिए इसकी जो विड्थ होती है एज कंपेयर टू द मीडियम गलीज लेस होती है। ठीक है, इसलिए इसमें जो स्लोप बैंक्स का स्लोप बहुत ज्यादा होता है। ओके, देन अपन बात करते हैं यूएसएलई यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन के बारे में। मैंने आपको बताया था कि एक प्रिडिक्शन मॉडल है जो एवरेज एनुअल सॉइल लॉस देता है, जो कि यूएसए में डेवलप किया था 1965 में, और उनको डेवलप किसने किया था, विशमेयर और स्मिथ ने। ओके, तो यूएसएलए में एक जो फंडामेंट है कि इरोजन इज द फंक्शन ऑफ द इरोजिविटी एंड इरोडेबिलिटी। मैंने आपको पहले भी बताया था इरोजिविटी एक इनपुट वैल्यू होती है और इरोडेबिलिटी उसको रजिस्ट करती है। ठीक है, आउटपुट में क्या मिल रहा है अपन को, सॉइल इरोजन। जब भी इरोजिविटी या इनपुट वैल्यू ग्रेटर होगी रेजिस्टेंस से, या इनपुट फोर्सेस ग्रेटर होंगे रेजिस्टिव फोर्सेस से, तो अपने पास जो मिलेगा रिजल्ट वो है सॉइल लॉस। ठीक है, तो अपन को कुल मिला के अगर इरोजिविटी ग्रेटर होगी इरोडेबिलिटी, तो अपन के पास सॉइल इरोजन होगा। अगर इरोडेबिलिटी ग्रेटर है मतलब रेजिस्टिव फोर्सेस ज्यादा है एज कंपेयर टू इरोजिविटी, तो वहां पर सॉइल लॉस नहीं होगा। ठीक है, इरोजिविटी क्या है, द पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ द रेनफॉल एज वेल एज द विंड टू कॉज द इरोजन। ठीक है, विंड और वाटर में जो प्रॉपर्टीज होती हैं इरोजन को कॉज करने की, उसको अपन बोलते हैं इरोजिविटी। ठीक है, इट इज डिपेंड अपॉन द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेन ड्रॉप साइज, शेप, काइनेटिक एनर्जी, टर्मिनल वेलोसिटी। ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं स्प्लैश इरोजन में, कि जो अल्टीमेटली स्प्लैश इरोजन इरोजिविटी के कारण हो रहा, और इरोजिविटी जो है वो एसोसिएटेड है अपने पास काइनेटिक एनर्जी से। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टर्मिनल वेलोसिटी के। ठीक है, उसके बाद अपने इंटेंसिटी ऑफ द रेन ड्रॉप एंड साइज ऑफ द रेन ड्रॉप। ठीक है, तो ये जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेन ड्रॉप पे डिपेंड करती है इरोजिविटी। ओके, क्लाइमेटिक एग्रेसिवनेस होती है ये। ठीक है, इसको अपन इरोजिविटी को डिटरमाइन कैसे करते हैं, बाय यूजिंग द EI30 मेथड। दो टाइप के मेथड आपको मैंने बताया था, EI30 मेथड होती है और हडसन K greater than 25 मेथड होती है। ठीक है, तो EI30 मेथड जो है वो अमेरिकन कंडीशन के लिए डिफाइन की गई थी, एम्पेरिकल इक्वेशंस है और वहीं के लिए सुटेबल होती है। ठीक है, उसी को बाईपास करने के लिए, उसी डिसएडवांटेजेस को देखते हुए ग्लोबली जहां पर ट्रॉपिकल रीजन्स या सब ट्रॉपिकल रीजन्स है उसके लिए हडसन के ग्रेटर देन 25 मेथड को इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द हडसन। ठीक है, तो EI30 मेथड को इनिशियली विशमेयर और स्मिथ डिजाइन किया था, सुटेबल फॉर द अमेरिकन और द टेम्परेट कंडीशंस। ठीक है, EI30 में जो I30 होता है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल फॉर 30 मिनट। मैंने आपको पहले भी बताया था EI30 में जो होता है अपने पास वो होता है काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाय द इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल फॉर 30 मिनट। ठीक, काइनेटिक एनर्जी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वो है 89.3 प्लस 210.3 log 1010 I। ठीक है, तो इसमें पूरी इंटेंसिटी को कंसीडर करते हैं जितनी भी अपने पास इंटेंसिटी है, बट I30 में क्या करते हैं कि मैक्सिमम 30 मिनट के लिए जो पीक अपने को इंटेंसिटी मिल रही है इसमें 30 मिनट का ही कंसीडरेशन कंडीशन करते हैं। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल उस 30 मिनट में जो कंसिस्टेंट होती है उसी को अपन कंसीडर करते हैं EI30 में। ओके,
तो EI30 जो नॉन रिकॉर्डिंग रेनफॉल के लिए मैंने आपको बताया था, क्योंकि EI30 के लिए अपन को इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल चाहिए और इंटेंसिटी अपन को मिलेगी रिकॉर्डिंग रेन गेजेस से, ठीक है। ये मिनट और आवर की इंटेंसिटी है, डेली की इंटेंसिटी नहीं है। अगर नॉन रिकॉर्डिंग के लिए यूज करना है तो अपन A p⁻B, ये एक जनरल इक्वेशन अपन यूज करते हैं, जहां पर P होती है डेप्थ और A और B होता है कांस्टेंट, ओके। एवरेज जो EI30 वैल्यू अपने पास इंडिया की वो है 496, ठीक है, ये एवरेज वैल्यू है। के ग्रेटर देन 25 मेथड डेवलप बाय द हडसन ने किया था, मैंने आपको पहले बताया था, सुटेबल फॉर द ट्रॉपिकल कंडीशन। तो इसको बाईपास करने के लिए यहाँ पर ये सुटेबल था सिर्फ टेम्परेट कंडीशन में, तो हडसन ने जो है वो टेम्परेट ट्रॉपिकल कंडीशन या सब ट्रॉपिकल कंडीशन या अपन बोल सकते हैं इंडियन कंडीशन के लिए के ग्रेटर देन 25 जो है मेथड डेवलप की थी हडसन ने, ठीक है। इसमें क्या किए थे कि जैसे अपन ने यहाँ पर वैल्यू जो लिए थे काइनेटिक एनर्जी बेस्ड ऑन इंटेंसिटी, तो इसमें अपन ने हर एक इंटेंसिटी लिए थे, बट हडसन ने क्या बोला था कि जो इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल 25 mm पर आवर से ज्यादा है, ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं के ग्रेटर देन 25, क्योंकि यहाँ पर 25 mm पर आवर से जो ज्यादा होगी रेनफॉल इंटेंसिटी, उससे जो काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट हो रही है, उससे जो काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो रही है, सिर्फ वो ही रिस्पॉन्सिबल होगी इरोजन के लिए। जिसकी इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल 25 mm पर आवर से कम है, उस कारण से जो काइनेटिक एनर्जी बनेगी वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी इरोजन के लिए, ठीक है। तो इसमें इस काइनेटिक एनर्जी की कैलकुलेशन को मॉडिफाई कर दिए थे, तो इसमें जब भी इंटेंसिटी 25 mm पर आवर से ज्यादा होगी, उसी में काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। बट I30 जो है वो सेम है के ग्रेटर देन 25 में, ओके। बोथ द मेथड कंप्यूट द इरोसिविटी बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल। तो ये भी है कि दोनों मेथड में अपन इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल के बेस पे ही काइनेटिक एनर्जी का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। यूएसएलई मैंने आपको बताया था RKLSCP, ठीक है, जिसमें अपने पास C होता है कंजर्वेशन, P होता है कंजर्वेशन प्रैक्टिस फैक्टर, जिसका फॉर्मूला होता है सॉइल लॉस विद द कंजर्वेशन मेजर्स लाइक द कंटूर्स अपॉन द सॉइल लॉस अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन। ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये आपको आना चाहिए, ओके। देन अपन बात करते हैं इरोडेबिलिटी का, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ द सॉइल टू गेट इरोड, इसको अपन डिफाइन करते हैं। ये डायनेमिक प्रोसेस है, चेंजेस विद द टाइम एंड स्पेस, स्पेस के हिसाब से तो चेंज होती है, क्योंकि आपको पता है कि अगर सॉइल की प्रॉपर्टीज अगर विद स्पेस एक जगह से दूसरी जगह चेंज होती है, ये तो क्लियर है, तो इस इरोडेबिलिटी भी जो है चेंज होगी। बट टाइम के हिसाब से कैसा है कि अलग अलग क्लाइमेट में जो सॉइल का बिहेवियर है वो अलग अलग होता है। कभी कभी इनिशियल मॉइस्चर ज्यादा होता है तो वहां पर इरोजन कम होगा, वहां रन ऑफ कम होगा, तो विद टाइम जो है वो भी इरोडेबिलिटी चेंज होती है, ठीक है। तो ये डायनेमिक प्रोसेस है, ये टाइम और स्पेस के साथ में चेंज होती है, ठीक है। इट इज द सॉइल एग्रेसिवनेस, सॉइल एग्रेसिवनेस बताती है अगर उसकी इरोडेबिलिटी बहुत कम है तो वहां पर इरोजन बहुत ज्यादा होगा, इसलिए सॉइल एग्रेसिवनेस बताती है ये, ठीक है। अब इरोडेबिलिटी को डिटरमाइन करने के भी 3 तरीके मैंने बताया था, बाय यूजिंग अ यूनिट प्लॉट, एक यूनिट प्लॉट होते हैं, ठीक है, उससे अपन सॉइल लॉस निकाल लेते हैं, और अपने पास रेनफॉल इरोसिविटी पता है अपन को, वहां पर सिमुलेटर्स वगैरह लगे हैं, तो अपन निकाल सकते हैं RKLSCP से सभी फैक्टर्स अगर अपन को पता हो तो अपन के वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। के जो होता है सॉइलिडिटी फैक्टर, ठीक है। दूसरी मेथड अपनी पास थी ग्राफिकल की, परसेंटेज ऑफ सिल्ट क्ले, जो अपन को पता हो, जो कि विशमेर और स्मिथ ने जो 3 ग्राफ जो है, एक था अपने पास परसेंटेज ऑफ सिल्ट प्लस वेरी फाइन सैंड ऑर्गेनिक मैटर के लिए, देन परमेबिलिटी के लिए, देन सॉइल स्ट्रक्चर के लिए, इस टाइप से 2 ग्राफ का यूज करके अपन इरोडेबिलिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। बायोन्स ने सजेस्ट किया था इरोडेबिलिटी इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ सिल्ट प्लस परसेंटेज ऑफ सैंड अपॉन परसेंटेज ऑफ क्ले। इसमें सिल्ट सैंड की जो है किस साइज के होना चाहिए, ये भी बायोन्स ने जो है वो इंट्रोड्यूस किए थे, उन्होंने डिफाइन किए थे, ठीक है। तो इस बेस के फॉर्मूला का यूज करके भी अपन इरोडेबिलिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। देन यूएसएलई की बात करें, बेसिकली जो है यूएसए कंडीशन के लिए डेवलप की गई थी, विशमेर स्मिथ ने की थी। इट अकाउंट्स द ऑल द पैरामीटर अफेक्ट द सॉइल इरोजन, ठीक है। तो अपन ने देखे थे RKLSCP, ठीक है, ग्रॉस सॉइल इरोजन इज इक्वल टू R अपने रेनफॉल इरोसिविटी फैक्टर, K अपने पास सॉइल इरोसिविटी फैक्टर, H इज द लेंथ ऑफ द स्लोप फैक्टर, और S इज द स्टीपनेस ऑफ द स्लोप फैक्टर, C इज द क्रॉप फैक्टर, and B इज द कंजर्वेशन प्रैक्टिस फैक्टर, ओके। तो ये सभी फैक्टर को इंक्लूड करता है जो कि सॉइल इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या तो सॉइल इरोजन को बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए, ठीक है। सभी टाइप के फैक्टर्स को ये अकाउंट्स करता है USLE फॉर द कंपटीशन ऑफ द ग्रॉस सॉइल इरोजन, ओके। तो इट अकाउंट्स द ऑल द पैरामीटर्स अफेक्ट द सॉइल इरोजन, प्रेडिक्शन ऑफ द एनुअल एवरेज सॉइल लॉस, ठीक है। तो इसमें 3 टर्म इंपॉर्टेंट है, एक तो ये प्रेडिक्शन मॉडल है, और ये अपन को देता है एनुअल एवरेज सॉइल लॉस, ठीक है। इसी को बाईपास करने के लिए, इसी जो है डिसएडवांटेजेस को दूर करने के लिए मॉडिफाइड सॉइल लॉस इक्वेशन आई थी, जिसमें स्टॉर्म बेसिस पे अपन कैलकुलेशन करते हैं, कंप्यूटेशन करते हैं, ओके। इसको अपन यूज करते हैं क्रॉपिंग सिस्टम, फार्मिंग पैटर्न और इरोजन पोटेंशियल को
जो है वो प्लानिंग करने के लिए, ठीक है। तो आपको पता है A इज इक्वल टू RKLSCP। अगर अपने पास ये ग्रॉस सॉइल इरोजन अपन इसको परमिसिबल सॉइल लॉस के बराबर ले लें तो अपन निकाल सकते हैं कि C और P की क्या वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि RKLS फैक्टर जो है वो कांस्टेंट है, ये क्लाइमेटिक फैक्टर, इनको अपन चेंज नहीं कर सकते। बट अगर अपने पास परमिसिबल सॉइल लॉस अपन को पता है तो अपन C और P की इस तरीके से वैल्यू लेते हैं कि इसका जो ग्रॉस सॉइल इरोजन है वो परमिसिबल सॉइल लॉस से कम हो, ठीक है। तो C और P क्या है, क्रॉपिंग फैक्टर है और अपने पास कंजर्वेशन प्रैक्टिस फैक्टर। तो अपन इसको क्रॉपिंग सिस्टम डिजाइन करने के लिए भी करते हैं कि किस तरीके से क्रॉपिंग सिस्टम कर रहे हैं अपन, जिससे सी की वैल्यू जो है वो मिनिमम हो, फार्मिंग पैटर्न किस तरीके से होना चाहिए और इरोजन पोटेंशियल किस तरीके से होना चाहिए। ओके, देन अपन को पता है A इज इक्वल टू RKLSCP। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। R अपने पास होता है रेनफॉल इरोजिविटी फैक्टर, K अपने पास सॉइल इरोडेबिलिटी फैक्टर, L इज द लेंथ ऑफ द स्लोप फैक्टर, S इज द स्टीपनेस ऑफ द स्लोप फैक्टर, C अपने पास है क्रॉप फैक्टर और P अपने पास है कंजर्वेशन प्रैक्टिस फैक्टर, ठीक है। तो इसके लिए इन्हें यूनिट प्लॉट्स को है जो डिफाइन किए थे। इस यूनिट प्लॉट मैंने आपको बताया था इसका क्या यूज होता है। यूनिट प्लॉट को अपन सॉइल इरोडिबिलिटी फैक्टर निकालने के लिए भी यूज कर सकते हैं, कंजर्वेशन प्रैक्टिस फैक्टर निकालने के लिए भी यूज कर सकते हैं और क्रॉप फैक्टर निकालने के लिए भी यूज करते हैं। तो ये यूनिट प्लॉट जो होते हैं वो होते हैं 22.1 इस टाइप के ये प्लॉट्स होते हैं इस टाइप के, ठीक है। तो इनका जो स्लोप होता है वो होता है 9% और इसका जो लेंथ होता है वो होता है 22.13 मीटर, ठीक है। इसके अलावा भी इसमें डिफाइंड है कि ये जो है वो फैलो होंगे, मतलब इसमें कोई भी कल्टीवेशन नहीं होगा, अप एंड डाउन फार्मिंग होगी इसमें। ओके, तो इस टाइप से जो है ये यूनिट प्लॉट्स होते हैं। ओके, तो आप ये फिगर याद रखिएगा। इसकी लेंथ होती है 22.13 मीटर, स्लोप होता है 9% और ये फैलो होते हैं। फैलो मतलब इसमें कोई भी क्रॉप नहीं लगी होती, ठीक है। देन अपन बात करते हैं जो कंजर्वेशन प्रैक्टिस फैक्टर है 0 से 1 के बीच में वेरी करते हैं। सी इज अफेक्टेड बाय द क्रॉपिंग पैटर्न क्रॉप मैनेजमेंट। ये मैंने आपको बताया था, क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉप मैनेजमेंट ये दो चीजें हैं जो सी फैक्टर को डिफाइन करती है, ठीक है। के जो है सॉइल इरोडेबिलिटी फैक्टर, ये भी 0 से 1 के बीच में होता है। बैरन फील्ड है विदाउट कंजर्वेशन मेजर्स हैं, ठीक है। अगर बैरन फील्ड है इसका मतलब है वहां पर सी इक्वल टू अपना होगा 1, ओके, वहां पर कोई भी क्रॉप नहीं है। और कंजर्वेशन मेजर्स नहीं, इसका मतलब है जो कंजर्वेशन प्रैक्टिस फैक्टर अपने पास P वो भी हो गया 1, तो अपने पास जो ग्रॉस सॉइल इरोजन हो जाएगा RKLS। ओके, इसका मतलब है कि वहां पर जो है क्लाइमेटिक फैक्टर पे डिपेंड करेगा सॉइल लॉस, ना कि कंजर्वेशन प्रैक्टिस फैक्टर और क्रॉप फैक्टर पे, ठीक है। देन RUSLE मॉडिफाइड रिवाइज USLE है, ये कंप्यूटर बेस्ड होता है, सिमुलेशन बेस्ड होता है, ज्यादा बहुत डिफरेंस नहीं होता। इसमें अपन को देता है एवरेज जनरल सॉइल लॉस, ये जैसा कि अपन को USLE में मिल रहा था, और इसको केनेथ एट एल ने जो है वो इंट्रोड्यूस किए थे। ये बेसिकली जो है कंप्यूटर सिमुलेशन पे बेस्ड होता है। ओके, देन अपने पास है क्रॉप मैनेजमेंट सिस्टम, रिड्यूस द डिटैचमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स। इसका मतलब है कि सही क्रॉप मैनेजमेंट सिस्टम रखेंगे तो वहां पर इरोजन कम होगा, इसका मतलब है वहां डिटैचमेंट और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सॉइल कम होगा। ओके, देन अपन बात करते हैं डिटैचेबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज। तो अपन को पता है कि जो सैंडी सॉइल है उसकी डिटैचेबिलिटी जो होती है वो ज्यादा होती है, बट क्ले सॉइल जो होती है उसकी डिटैचेबिलिटी कम होती है, ठीक है। तो अपन ये मान सकते हैं कि जो डिटैचेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ग्रेन साइज के, ठीक है। तो डिटैचेबिलिटी इंक्रीजेस विद द ग्रेन साइज, जितना ज्यादा ग्रेन साइज होगा उतना ज्यादा उसकी डिटैचेबिलिटी होगी। बट ट्रांसपोर्टेशन जो ट्रांसपोर्टेबिलिटी होती है वो जस्ट अपोजिट होती है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो क्ले सॉइल का कम होता है एज कंपेयर टू द सैंडी सॉइल, क्योंकि आपको पता है जो क्ले सॉइल के पार्टिकल्स वो स्मॉल साइज के होते हैं, उनका जो वेट होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू सैंडी सॉइल। तो अपन बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ग्रेन साइज के, ठीक है। तो अपन देख सकते हैं द क्ले हैज द लो डिटैचेबिलिटी, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ग्रेन साइज की, इसका मतलब इसकी डिटैचेबिलिटी लो है बट इसकी ट्रांसपोर्टेबिलिटी वो ज्यादा होती है, ठीक है। अब क्यों ज्यादा होती है ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, सैंडी सॉइल की बात करें, डिटैचेबिलिटी उसकी काफी हाई होती है, इसलिए सैंडी सॉइल को नॉन कोहेसिव सॉइल बोलते हैं। आपको पता है कि जो सैंडी सॉइल है उसका कोहेजन बहुत कम होता है, एक पार्टिकल एक मॉलिक्यूल से सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन उसको अपन बोलते हैं कोहेजन। तो सैंडी सॉइल जो है आपको पता है कि उसमें कोहेजन लेस होती है, ठीक है, नॉन कोहेसिव टाइप की होती है। इस कारण से जो सैंडी सॉइल उसमें डिटैचमेंट ज्यादा होता है, इसलिए इसमें इरोजन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द क्ले सॉइल। क्ले सॉइल को लेस इरोडेबल मानते हैं एज कम्पेयर टू सैंडी सॉइल ड्यू टू द हाई डिटैचेबिलिटी, ठीक है। ये इनसॉल्युबल सॉइल भी होती है, क्योंकि क्ले सॉइल क्या होता है कि पानी के साथ में एक सस्पेंशन का फॉर्म बना देती है, ठीक, इसलिए अपन उसको बोलते हैं ये सॉल्युबल सॉइल है। बट सैंडी सॉइल जो तो इनसॉल्युबल होती है, वो सस्पेंशन के फॉर्म में नहीं आती है वाटर के साथ में, ठीक है। ये भी एक कारण है ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। बट आपको पता है कि जिस सॉइल की डिटैचेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, वो इजीली डिटैच कर सकती है, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी होगा। बट जिस सॉइल को अपन डिटैच नहीं कर सकते, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा है बट जब सॉइल डिटैचमेंट ही नहीं हो रहा तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन वैसे ही कम होगा, ठीक है। आगे अपन देखेंगे इसमें ट्रांसपोर्टेशन लिमिटेड और डिटैचमेंट लिमिटेड भी आता है, ठीक है। तो सैंडी सॉइल जो है उसको इरोसिव पावर का बोलते हैं क्योंकि उसमें डिटैचमेंट ज्यादा होता है। क्ले सॉइल में जो है वो लेस इरोडेबल बोलते हैं क्योंकि उसमें डिटैचमेंट कम होता है। ओके, देन अपन बात करते हैं
कुछ वैल्यूज के मैंने डायरेक्ट वैल्यूज को लिए, डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं, इनके जो फॉर्मूले अलग अलग हैं, किस बेस पे लिए हैं, तो आप डिटेल में देखना है तो मेरा लेक्चर देख लीजिएगा। तो डिटैचमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी स्क्वायर के, मतलब स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जो ट्रांसपोर्टेशन है वो v टू दी पावर 5 होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आते हैं कि अगर वेलोसिटी को ट्वाइस अगर इंक्रीज कर दें तो डिटैचमेंट जो है वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा और ट्रांसपोर्टेशन जो है वो 32 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने इसको शॉर्ट कर दिया कि जो डिटैचमेंट है वो स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो 5 टाइम्स ऑफ द वेलोसिटी से डिपेंड करते हैं। देन जो सॉइल लॉस है, टोटल सॉइल यील्ड है 6 पावर, ठीक है, 64 टाइम्स। अगर अपने पास जो वेलोसिटी 2 टाइम्स बढ़ती है तो सॉइल लॉस जो है वो 64 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 8s। अगर सॉइल स्लोप ऐसे अपने पास है स्लोप, अगर सॉइल स्लोप अपने पास ट्वाइस होता है तो लगभग 16 टाइम्स से जो है वो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, एंड वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट एस। अगर अपने पास 4 टाइम्स अगर सॉइल स्लोप बढ़ रहा है तो वेलोसिटी वहां पर जो है वेलोसिटी जो है अपने पास वो 2 टाइम्स बढ़ जाएगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्लोप। ठीक है, जितने टाइम्स अपने पास स्लोप बढ़ेगा उतने टाइम्स अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, जो सॉइल लॉस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ द स्लोप। ठीक है, अगर 4 टाइम्स अगर पास लेंथ ऑफ द स्लोप बढ़ रहा है तो सॉइल लॉस जो है वो 2 टाइम्स बढ़ेगा। ओके, तो ये फंडामेंट आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, देन अपन कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है? द वेलोसिटी एट विच द वॉशिंग ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स टेक्स प्लेस। इसका मतलब है कि जो सॉइल पार्टिकल्स है उनका मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, वॉश आउट हो रहे हैं वो सॉइल पार्टिकल्स, उस वेलोसिटी में उसको अपन बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल वेलोसिटी वाटर फ्लोज फ्रॉम द डिटैचमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स द फंक्शन ऑफ द पार्टिकल साइज। ठीक है, तो जितना बड़ा पार्टिकल साइज होगा उतनी ज्यादा उसका क्रिटिकल वेलोसिटी होगा, जितना छोटा पार्टिकल साइज होगा उतनी छोटी इसकी क्रिटिकल वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए जो हैवी क्ले सॉइल है वो जनरली होती है 1 से 1.3 मीटर पर सेकंड। ओके, देन स्लोप लेंथ अफेक्ट द इरोजन बाय डिक्रीजिंग द फ्लो वेलोसिटी फॉर द शॉर्टर ड्यूरेशन। ठीक है, तो अगर अपने पास स्लोप लेंथ अगर अपन ने रिड्यूस कर दी तो वहां पर क्या होगा कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो फ्लो वेलोसिटी है वो फ्लो वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन। ठीक है, क्योंकि अपने पास लेंथ जो है वो कम हो रही है। ठीक है, देन रेनफॉल कॉजेज मोर डिटैचमेंट व्हेन इट्स फॉल्स 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री में अगर कोई रेनफॉल हो रही है तो उसमें जो स्प्लैशिंग होगी वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द अदर एंगल। ओके, तो ये कुछ फंडामेंट है, ये बुक्स में दिए हैं, उससे क्वेश्चन आया है ये। देन अपन बात करते हैं क्लासेस ऑफ द सॉइल इरोजन। ठीक है, डिफरेंट टाइप के क्लासेस होते हैं। 5 कैटेगरी में बांटे हैं: इनसिग्निफिकेंट, वीक इरोजन, मीडियम इरोजन, सीरियस इरोजन और कैटास्ट्रोफिक इरोजन। ओके, इनसिग्निफिकेंट इरोजन 2 टाइप के इसमें यूनिट दिए, आप दोनों याद कर लीजिएगा, मीटर क्यूब पर ईयर पर हेक्टेयर में और mm पर ईयर पर हेक्टेयर में। एक डेप्थ की यूनिट है और एक अपने पास यूनिट है एक डेप्थ की यूनिट है और एक अपने पास वॉल्यूम की यूनिट है। ठीक है, तो 2 यूनिट होती है ग्रॉस सॉइल इरोजन को दिखाने की, एक मास पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ठीक है, और कभी कभी उसको डेप्थ पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया में भी अपन दिखाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो आया था उसमें डेप्थ पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया में नहीं था, इसलिए इसमें मैंने 2 ही लिखा हूं। ठीक है, तो इनसिग्निफिकेंट इरोजन क्या होता है कि लेस देन 0.5 मीटर क्यूब पर ईयर पर हेक्टेयर हो। वीक इरोजन होता है 0.5 से जो है 5 मीटर क्यूब पर ईयर पर हेक्टेयर है। मीडियम है कि अगर अपने पास जो है 5 से 15 मीटर क्यूब पर ईयर पर हेक्टेयर है। सीरियस होगा अपने पास 15 से 50 मीटर क्यूब पर ईयर पर हेक्टेयर है, और अगर 200 से ज्यादा तो उसको बोलते हैं कैटास्ट्रोफिक। और यहाँ एक बीच की कंडीशन होती है सीवियर इरोजन। सीवियर क्या होता है? जब 50 मीटर क्यूब पर ईयर पर हेक्टेयर से ज्यादा होता है इरोजन तो उसको अपन बोलते हैं सीवियर इरोजन। ठीक है, सीवियर। ओके, वहीं डेप्थ की बात करें तो इनसिग्निफिकेंट इरोजन होता है लेस देन 0.5 mm पर ईयर पर हेक्टेयर। वीक होता है अपने पास 0.05 से 0.5 mm पर ईयर पर हेक्टेयर। मीडियम होता है 0.5 से 1.5 mm पर ईयर पर हेक्टेयर। 1.5 से 5 mm पर हेक्टेयर होगा तो उसको तो सीरियस इरोजन। ओके, देन अपने पास कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज है जो सॉइल लॉस टॉलरेंस होती है, ये ग्लोबल वैल्यूज और कुछ इंडिया की वैल्यूज। ठीक है, ग्लोबली जो सॉइल लॉस टॉलरेंस है उसको वो होना चाहिए अपने पास 2 से टन पर ईयर पर हेक्टेयर का। जो एडमिसिबल है, ठीक है, जो एडमिसिबल है मतलब अपन चला लेंगे वो 5 से 10 टन पर ईयर पर हेक्टेयर है, और जो एडमिसिबल इंडिया में है वो है अपने पास 7.5 टन पर ईयर पर हेक्टेयर। ओके, ये एडमिसिबल सॉइल लॉस है, ये इंडिया में है। ठीक है, ये आपने लिखा नहीं मैंने। इंडिया में एडमिसिबल सॉइल लॉस है 5 से 10 टन पर ईयर पर हेक्टेयर। एवरेज निकाले तो उसको होगा 7.5 टन पर ईयर पर हेक्टेयर। तो ग्लोबली है 2 से 3 टन पर ईयर पर हेक्टेयर। ठीक है, करंट रेट जो इंडिया में चल रहा है वो है 20 से 30 टन पर ईयर पर हेक्टेयर, जो कि एवरेज में निकाले तो होता है 16.35 टन पर ईयर पर हेक्टेयर। ठीक है, जिसमें एग्रीकल्चर लैंड में
आप याद रखिएगा 534 मीट्रिक टन पर ईयर है, ठीक है। यहाँ पर अब मीट्रिक टन मतलब इसका मतलब हो गया ये एवरेज नहीं है, ये ग्रॉस है। ग्रॉस सॉइल इरोजन जो सॉइल लॉस हो रहा है एग्रीकल्चर लैंड में इंडिया में वो रहा 534 मीट्रिक टन पर ईयर, ठीक है। और वहीं ब्लैक कॉटन रीजन की अगर अपन बात करें एवरेज की, रेट ऑफ एवरेज की, तो अपन बात करते हैं वो वहां पर हो रहा है 17 से 43 टन पर ईयर पर हेक्टेयर, ठीक है। तो अपने पास जो करंट रेट है वो 20 से 30 टन पर ईयर पर हेक्टेयर है, बट जो ब्लैक कॉटन रीजन उसमें 17 से 43 टन पर ईयर पर हेक्टेयर के, ठीक है। और आइडियली जो है परमिसिबल सॉइल लॉस इक्वल टू होना चाहिए रेट ऑफ सॉइल फॉर्मेशन के, ठीक है। तो ये कंडीशन है, मैंने आपको पहले बताया था। सॉइल इरोजन कब होगा? जब रेट ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन अगर लेस होगा एज कंपेयर टू द सॉइल लॉस, ठीक है। तो जो परमिसिबल सॉइल लॉस आइडियली होना चाहिए वो रेट ऑफ सॉइल फॉर्मेशन के बराबर होना चाहिए, मतलब जियोलॉजिक इरोजन एक्सीलरेटेड इरोजन बराबर होगा तो उसमें सॉइल लॉस या सॉइल डिग्रेडेशन नहीं होगा, ओके। Then mass movement of the soil occurs in a steep slope as compared to the critical or the mild slope, ठीक है। तो steep slope में जो है slope परसेंटेज ज्यादा होता है as compared to critical और the mild slope। इस कारण से steep slope से steep slope में mass movement ज्यादा होता है soil का as compared to the critical और mild slope, okay। Then water erosion accelerated by the farming कल्टीवेशन एक्टिविटीज एक्सलेट करती है वाटर इरोजन को, सॉइल जो है लूजन हो जाती है, तो इजीली वहां पर स्प्लैश इरोजन भी हो जाता है, शीट इरोजन भी हो जाता है और फ्लो एक्यूमुलेशन भी होता है, ठीक है। तो फार्मिंग जो है वो एक्सलेट करती है वाटर इरोजन को। फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज विदाउट द फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज भी जो है इरोजन को जो है एक्सलेट करती है। देन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी जो है वो नॉर्मल जो नेचुरल इरोजन हो रहा है उसको डिस्टर्ब करती है, इस कारण से वहां पर भी जो वाटर इरोजन वो एक्सलेट होता है, ओके। देन विंड इरोजन की बात करें तो विंड इरोजन जो है एरिड और सेमी एरिड रीजन में कॉमन होते हैं, ठीक है। आप याद रख लीजिएगा सबसे ज्यादा जो विंड इरोजन होता है वो राजस्थान में होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है एरिड और सेमी एरिड रीजन है। क्यों? क्योंकि एरिड और सेमी एरिड रीजन होने के कारण वहां पर सैंडी सॉइल है, और सैंडी सॉइल मैंने आपको बताया था कि लो डिटैचमेंट होती है। इस कारण से क्या होता है कि उसमें डिटैचमेंट इजीली होता है, इस कारण से वो मूव भी कर जाती है, डिटैच भी कर जाती है, इस कारण से वहां पर विंड इरोजन ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो नॉन कोहेसिव नेचर की होती है, इनसॉल्युबल नेचर की होती है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ द डिटैचमेंट ट्रांसपोर्टेशन डिपोजिशन इन इनसॉल्युबल सॉइल और नॉन कोहेसिव और कोहेजनलेस सॉइल, इनोडेड सॉइल, सैंडी सॉइल, ठीक है। तो ये ज्यादा होता है सैंडी सॉइल में विंड इरोजन एज कंपेयर टू द अदर इरोजन, ठीक है। तो टोटल डेजर्ट है जो एक्सटेंट ऑफ डेजर्ट है इंडिया में वो है 20.7 मिलियन हेक्टेयर का, ठीक है। डेजर्ट एरिया इज द फॉर्मेशन ऑफ द सैंड ड्यून्स, आपने सुने होंगे सैंड ड्यून्स बनते हैं यहाँ पर राजस्थान में, उसको बोलते हैं धोरे, ठीक है। जो रेत के धोरे बनते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट भी होते हैं, उसमें अपन क्लियरली देख सकते हैं कि सैंड ड्यून्स बना है, आज वो बना है बट कल वो सैंड ड्यून्स कहीं और चल जाएगा। इसका मतलब है अपन क्लियरली विजिबल देख सकते हैं कि जो सॉइल है वो डिटैचमेंट तो उसका वैसे ही वीक था और इजीली ट्रांसपोर्ट भी हो रही है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो ये सैंड ड्यून्स जो है ये विजिबल जो होता है, इसमें अपन क्लियर देख सकते हैं कि विंड इरोजन कितना एग्रेसिव होता है, ओके। और ये सैंड ड्यून्स है इज द एग्जांपल ऑफ द विंड इरोजन है, ओके। द सॉइल इरोजन बाय द विंड इज मेनली ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ द टर्बुलेंस ओवर द ग्राउंड सरफेस, ठीक है। तो होता क्या है कि विंड जो है वो एक टर्बुलेंट क्रिएट करती है अर्थ सरफेस पे ड्यू टू द नॉन यूनिफॉर्म हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस की नॉन यूनिफॉर्म हीटिंग के कारण वहां पर एक प्रेशर डेफिसिट क्रिएट होता है, इस कारण से वहां पर एयर का जो है वो टर्बुलेंस क्रिएट होता है, इस कारण से जो है जो वहां पर विंड इरोजन होता है, ओके। इंटेंसिटी ऑफ द विंड इरोजन इज डिपेंड अपॉन द विंड स्पीड, सॉइल स्ट्रक्चर और सॉइल पार्टिकल्स पे, ठीक है। पार्टिकल के साइज पे, सॉइल स्ट्रक्चर पे और विंड स्पीड तीनों पे डिपेंड करेगी, ठीक है। मतलब क्लाइमेटिक फैक्टर एज वेल एज द सॉइल प्रॉपर्टी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल्स डिपेंड अपॉन द डाया एंड द मैक्सिमम हाइट अप टू इट्स लिफ्टेड, ठीक है। कितने हाइट तक ये लिफ्ट कर रहे हैं और उसका क्या डाया है तो वो डिपेंड करेंगे उसके ट्रांसपोर्टेशन पे, ठीक है। ज्यादा हाइट तक अगर ये लिफ्ट कर रहे हैं तो उसका डिपोजिशन बहुत दूर होगा, ठीक है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये इसकी हाइट पे डिपेंड करता है और इसका डाया कितना है वो डिपेंड करता है कि कितने हाइट तक वो जो है वो जाएंगे, क्योंकि उसके डाया से ही उसका मास डिसाइड होता है, ओके। अब ये कुछ एक क्लियर एक स्टैंडर्ड है कि विंड स्पीड बिलो 5 मीटर पर सेकंड एट 30 सेंटीमीटर हाइट, इसको अपन नॉन इरोसिव मानते हैं, ठीक है। अगर उसकी विंड स्पीड जो है 5 मीटर पर सेकंड से कम हो एट 30 सेंटीमीटर हाइट या अप टू 30 सेंटीमीटर हाइट, तो उसको अपन बोलते हैं नॉन इरोसिव पावर, क्योंकि इसमें इतना पावर नहीं होता है कि वो सॉइल को जो है डिटैच तो कर लेगी बट ट्रांसपोर्ट कर सके, ओके। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिटैचमेंट लिमिट और ट्रांसपोर्टेशन लिमिट। मैंने आपको पहले ही बताया था जो क्ले सॉइल होती है कि उसकी डिटैचेबिलिटी जो होती है, डिटैचमेंट जो होता है वो कम होता है बट ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा होता है। बट इरोजन जो वो सैंडी सॉइल में ज्यादा क्यों होता है? क्ले सॉइल में भी तो होना चाहिए क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा हो रहा है। तो होता क्या है कि कुछ लिमिटेशंस होती है, जैसे डिटैचमेंट लिमिटेड। डिटैचमेंट लिमिटेड क्या होता है? जहां भी लिमिटेड है इसका मतलब उसकी कैपेबिलिटी कम है, ठीक है। डिटैचमेंट लिमिटेड क्या होता है कि जब ट्रांसपोर्टेशन कैपेबिलिटी कोई भी एजेंट की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डिटैचमेंट लिमिटेड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी इरोजेंट है उसके पास सफिशिएंट कैपेसिटी है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, बट वहां पर जो है डिटैचमेंट जो है वो कम हो रहा है, जो भी चीज कम हो रही है उसको लिमिटेड लगा देते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं डिटैचमेंट लिमिटेड, ठीक है।
ट्रांसपोर्टेशन लिमिटेड क्या है? ट्रांसपोर्टेशन लिमिटेड क्या है कि अगर अपने पास जो डिटैचमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है बट ट्रांसपोर्टेशन कम हो रहा है, ठीक है, तो उस केस को अपन बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन लिमिटेड, ठीक है। व्हेन द इरोसिव एजेंट हैज द सफिशिएंट कैपेसिटी टू डिटैच, मतलब जो इरोसिव एजेंट है डिटैच ज्यादा कर रहा है एज कंपेयर टू द ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, मतलब उसकी ट्रांसपोर्टेशन की कैपेबिलिटी कम है, तो उसको अपन बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन लिमिटेड, ठीक है। तो आपको मैंने पहले भी बताया था जो क्ले सॉइल है, क्ले सॉइल जो होता है उसका जो डिटैचमेंट होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। डिटैचमेंट कम होता है बट उसका ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा होता है। डिटैचमेंट कम होता है इसका मतलब है वो डिटैचमेंट लिमिटेड की कैटेगरी में होती है, ठीक है। तो इस कारण से जो होता है क्ले सॉइल नॉन इरोसिव नेचर की मानते हैं अपन, और सैंडी सॉइल को इरोसिव नेचर की मानते हैं। क्यों? क्योंकि सैंडी सॉइल में डिटैचमेंट तो अपना ज्यादा हो रहा है बट उसका ट्रांसपोर्टेशन कम हो रहा है। तो एक बार सॉइल जो डिटैच हो गई है तो वो कुछ अमाउंट उसका ट्रांसपोर्ट होगा, बट जो सॉइल में अगर डिटैचमेंट लिमिटेड आ रहा है, उसमें डिटैचमेंट हो ही नहीं रहा है, तो उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन वो कम होगा। इसका मतलब है कि वहां पर सॉइल इरोजन कम होगा। ओके, देन थ्रेशोल्ड वेलोसिटी क्या होता है कि मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द मूवमेंट ऑफ द सॉइल पार्टिकल। तो विंड में क्या होता है कि अगर एक कोई सॉइल पार्टिकल्स है यहाँ पर, ठीक है, अर्थ सरफेस पे कोई विंड वेलोसिटी चल रही है, तो ये वेलोसिटी इसको विंड जो है कैरी करके जाने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो ये जो सॉइल पार्टिकल्स हैं ये इजीली कैरी भी नहीं होते, ठीक है। पहले ये रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, धीरे 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 ये वाइब्रेट करते हैं, यहाँ पर आपने इसी जगह पे थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करते हैं और ज्यादा विंड वेलोसिटी आ जाती है जिसको अपन बोलते हैं क्रिटिकल विंड वेलोसिटी है। देन हाइट पर जाने के बाद में ये कुछ अदर प्लेस पे जो है वो डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, क्रिटिकल विंड वेलोसिटी डिपेंड करती है कि कितना जो उसका पार्टिकल साइज है, कितना मास है और कितनी हाइट तक वो जाएगा, ठीक है। जितनी हाइट तक जाएगा उतना ज्यादा उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा। ओके, तो ये क्रिटिकल थ्रेशोल्ड विंड वेलोसिटी क्या होगी? थ्रेशोल्ड विंड वेलोसिटी इज मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ द सॉइल पार्टिकल। इसके मूवमेंट के लिए जो मिनिमम वेलोसिटी होगी उसको अपन बोलेंगे थ्रेशोल्ड वेलोसिटी, ठीक है। इफ द विंड वेलोसिटी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड वेलोसिटी देन द वाइब्रेशन ऑफ द सॉइल पार्टिकल स्टॉप्स एंड स्टार्ट टू मूव, ठीक है। अगर विंड वेलोसिटी थ्रेशोल्ड विंड वेलोसिटी ज्यादा होती है तो पहले इनिशियली ये जो सॉइल पार्टिकल वाइब्रेट करता है, देन फिर ये मूव करता है, ठीक है। तो इसका जो वाइब्रेशन वो स्टॉप हो जाएगा, वो मूवमेंट उसका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये थ्रेशोल्ड वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द पार्टिकल डाया। ओके, ये भी क्लियर कि जितना ज्यादा पार्टिकल डाया होगा उतना ज्यादा उसका मास होगा, उतनी ज्यादा उसकी थ्रेशोल्ड वेलोसिटी होगी, ठीक है। देन अपन बात करते हैं सॉइल मूवमेंट इन द विंड इरोजन। ओके, तीन टाइप से विंड इरोजन में सॉइल मूवमेंट होता है। वाटर मैंने आपको बताया था, एब्रेशन, एट्रिशन, ठीक है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन। तो ये आपको मैंने बताया था, ये फिनोमिना होता है, हाइड्रोलिक एक्शंस होते हैं वाटर इरोजन में, ठीक है। विंड इरोजन में भी होता है सस्पेंशन, शॉर्टेज सरफेस की, लगभग उसके जैसे ही है। तो सस्पेंशन है द मूवमेंट ऑफ द वेरी फाइन सॉल्ट पार्टिकल लेस देन 0.1 mm, ठीक है। साल्टेशन में क्या 0.1 से 0.5 है और सरफेस क्रीज में 0.5 से 2 mm, मतलब बड़े पार्टिकल्स है, ठीक है। तो सस्पेंशन में क्या हो रहा है, जैसे इसका नाम से क्लियर है कि जो सॉइल पार्टिकल्स है वो इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन, मतलब उसमें सॉल्यूबल होके एक सस्पेंशन के फॉर्म में, क्योंकि स्मॉल पार्टिकल्स है तो वो सस्पेंशन के फॉर्म में जाएंगे, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ द सॉल्युबल सस्पेंशन, ठीक है। साल्टेशन में क्या है कि इसमें जो नेचर होगा वो बाउंसिंग और पुशिंग एक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि जो सॉइल पार्टिकल्स है वो मीडियम साइज के हैं। सरफेस क्रीप में क्या होगा, रोलिंग और स्लाइडिंग एक्शन के कारण, ये इमेज से भी क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो होगा क्या इसमें, अगर विंड चल रही है अपने पास में तो कुछ जो स्मॉल सॉइल पार्टिकल्स हैं वो विंड में जो घुल जाएंगे, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन आ जाएंगे, सस्पेंशन के कारण वो मूव करेंगे, ठीक है। कुछ जो मीडियम साइज के पार्टिकल्स हैं वो इस तरीके से मूव करेंगे, ठीक है, ओवर द बाउंसिंग और पुशिंग एक्शन, इस तरीके से जाएंगे, ठीक है। बट जो बहुत भारी सॉइल पार्टिकल्स है उसमें ज्यादा उनका जिनका मास ज्यादा है वो सरफेस क्रीप के फॉर्म में जाएंगे, मतलब ये स्लाइड करेंगे ओवर द सरफेस, ठीक है। तो ये डिपेंडिंग ऑन द पार्टिकल साइज उनका वेट क्या है, ये तीन टाइप के फिनोमेना होते हैं, ठीक है। अब परसेंट की बात करें तो इसमें 3 से 40% पार्टिकल्स हैं वो जो है सस्पेंशन के फॉर्म में जो है मूव करते हैं। देन 55 to 72% जो पार्टिकल है वो साल्टेशन के फॉर्म में, और 7 से 25% जो पार्टिकल्स है वो सरफेस क्रीप के फॉर्म में, ठीक है। तो जो प्रोमिनेंट होता है वो होता है अपने पास साल्टेशन। साल्टेशन में क्या होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स जो मूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन बाय द बाउंसिंग एंड पुशिंग एक्शन। ओके, देन अपन बात करते हैं विंड इरोजन कंट्रोल के मेजर्स के बारे में। दो टाइप के मेजर्स होते हैं, एक विंड ब्रेक्स अपन यूज करते हैं, एक शेल्टर बेल्ट यूज करते हैं। इस टाइप के मेजर्स होते हैं, अगर कोई क्रॉप लैंड है अपन पास तो अपन इस टाइप से विंड ब्रेक्स और शेल्टर बेल्ट्स लगा देते हैं, ठीक है। तो ये जो फ्लो वेलोसिटी है उसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है, रेस्ट्रिक्ट करके यहाँ पर इजीली जो है वो जो फ्लो है नॉन इरोसिव वेलोसिटी जो है विंड वेलोसिटी वो बाईपास हो जाती है। ओके, तो विंड ब्रेक से डिफरेंस क्या होता है, विंड ब्रेक जो होते हैं अप टू 2 रोज में होते हैं, 2 रोज में बनाते हैं, बट शेल्टर बेल्ट जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, वो मोर देन 2 रोज में होते हैं और इनकी लेंथ
भी जो है वो विंड ब्रेक से ज्यादा होती है। ओके, तो शेल्टर बेल्ट अपन वहां यूज करते हैं जहां पर बहुत ज्यादा एग्रेसिव नेचर हो जाता है विंड का फॉर द विंड इरोजन, और जहां पर अपने पास मीडियम अगर विंड इरोजन है, विंड इरोजन का नेचर है, तो वहां पर अपन जो है विंड ब्रेक्स यूज करते हैं। ठीक है, मोस्ट इफेक्टिव होते हैं शेल्टर बेल्ट्स यूकेलिप्टस और बार ट्रीज का। ठीक है, तो क्योंकि इसकी ग्रोथ जो है वो ज्यादा होती है और इसकी हाइट जो है वो ज्यादा होती है, तो उसका जो कवरेज एरिया होता है वो ज्यादा होता है यूकेलिप्टस और बार ट्रीज का। ओके, मल्चिंग जो है स्टेबल मल्चिंग, ये भी एक वन ऑफ द मेजर है विंड इरोजन कंट्रोल के लिए। अवॉइड टिलेज, ठीक है, टिलेज अवॉइड करना या फिर जो टिलेज ऑपरेशन है उसको मिनिमम रखना, ये दोनों ऑप्शंस आएंगे, तो ये दोनों ऑप्शंस पर टिक कर दीजिएगा, क्योंकि टिलेज को अवॉइड करना तो सॉल्यूशन नहीं है, कल्टीवेशन लैंड में टिलेज करना जरूरी है, बट जो नंबर ऑफ टिलेज ऑपरेशन है उसको मिनिमम रखना चाहिए, क्योंकि वो सॉइल की जो है वो फेवरेबल बना देते हैं इरोजन के लिए। ठीक है, इजीली डिटैच कर जाती है सॉइल। ओके, पहले वो कॉम्पैक्ट होती है। मिक्स कल्चर लाइक द कॉम्बिनेशन ऑफ द क्रॉप्स एंड क्रॉप ट्रीज एंड लाइफ स्टॉक जो है वो भी विंड इरोजन कंट्रोल एक मेजर है। ठीक है, देन लेस इफेक्टिव वेजिटेशन फॉर कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन इज टॉल ट्रीज, एंड मोस्ट इफेक्टिव जो है वो डेंस ग्रासेस होते हैं। ठीक है, ये वाटर इरोजन के लिए भी होता है, क्योंकि टाल ट्रीज में आपको पता है कि जो बीच बीच की सॉइल है वो थोड़ी बहुत एक्सपोज्ड होती है नेचर के, इस कारण से वहां पर इरोजन हो सकता है। ठीक है, ग्रुप क्रॉप रोटेशन आल्सो रिड्यूसेस द विंड इरोजन। ठीक है, विंड इरोजन विल बी लेस व्हेन द कल्टीवेशन अक्रॉस द डायरेक्शन ऑफ द विंड। ठीक है, तो ये आप स्ट्रिप क्रॉपिंग में देखेंगे, विंड स्ट्रिप क्रॉपिंग अपन यूज करते हैं, तो अपन उस डायरेक्शन में उसका कल्टीवेशन करें, उसका जो टिलेज उस डायरेक्शन करें अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द प्रिवेलिंग विंड। अगर इस टाइप से उसकी डायरेक्शन ऑफ विंड है तो अपने जो कल्टीवेशन है वो जो टिलेज है अपन इस तरीके से करें। ठीक है, तो इस कारण से जो होता है वो विंड इरोजन कम होता है। ठीक है, पास्चर लैंड्स आर कंसीडर्ड एज नॉट अफेक्टेड बाय द सॉइल इरोजन, बट द प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन द वेजिटेटिव कवर रिमूव बाय द ओवरग्रेजिंग। ठीक है, पास्चर लैंड्स जो राजस्थान वाले हैं वो इजीली समझ सकते हैं। पास्चर लैंड मतलब होता है चारागाह भूमि। ठीक है, तो पहले से अपने पुरखों ने क्या है कि कुछ लैंड को डेजिग्नेट करके रखें, क्योंकि पहले आपको पता है कि पशुपालन बहुत ज्यादा होता था। ठीक है, तो अब हर एक गांव में एक पास्चर लैंड होता था जहां पर वो गाय को या फिर भैंसों को चरने के लिए छोड़ा जाता था। ठीक है, तो वहां पर क्या है कि धीरे 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 अगर उसका मेंटेनेंस नहीं पाए, इस कारण से क्या होता है कि वहां पर ज्यादा पशु को चराने के कारण वहां धीरे धीरे इरोजन की प्रॉब्लम आने लगी। ठीक है, तो आज अब राजस्थान में दिक्कत क्या है कि जो पास्चर लैंड्स है वो सब के सब ओवर ग्लेजिंग के कारण जो इरोजन अफेक्टेड हो गए हैं। ठीक है, तो पास्चर लैंड क्या होते हैं, कंसीडर होते हैं कि ये सॉइल इरोजन से प्रॉब्लम से जो है वो ग्रसित नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पर नॉट अफेक्टेड बाय द सॉइल इरोजन। बट इश्यू कब आने लगते हैं, जब उसकी वेजिटेटिव कवर को रिमूव कर देते हैं ओवर ग्रेजिंग के कारण। ठीक है, बहुत ज्यादा वहां अगर ग्रेजिंग कराने लगे हैं लोग आजकल पास्चर लैंड्स में, इस कारण से धीरे धीरे जो सॉइल सरफेस है वो एक्सपोज होने लगा क्लाइमेट से, और वहां पर जो है इरोजन की प्रॉब्लम अब आने लगी है। ओके, इनको बोलते हैं पास्चर लैंड्स। पास्चर लैंड्स फैलो लैंड होते हैं, उसमें कल्टीवेशन नहीं होता, उसमें नेचुरली ग्रास उगती है। ठीक है, आप मान सकते हैं घास के मैदान जैसे। मोस्ट विंड इरोजन प्रोन स्टेट राजस्थान है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो कि एरिड और सेमी एरिड रीजन होते हैं वो प्रोन होते हैं बहुत विंड इरोजन के, क्योंकि उसमें सैंडी सॉइल होती है जो कि नॉन क्यूजी नेचर की होती है। नंबर ऑफ टिलेज ऑपरेशन शुड बी मिनिमम होना चाहिए फॉर कंडीशनिंग द टॉप सॉइल टू रिड्यूस द विंड इरोजन, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। देन मेजर प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इन द कल्चरबल एरियाज ड्यू टू द सॉइल विदाउट द कवर। अगर सॉइल के ऊपर कोई भी ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक कंपाउंड या दूसरा कोई कवर नहीं होगा, ठीक है, उसको कोई भी अगर अपने पास कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस नहीं होगी, तो उसमें जो सॉइल इरोजन है वो अराइज होगा। ठीक है, और इंडिया में मेजरली जो कल्चरल एरिया में है वो प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि वहां पर सॉइल का है जो विदाउट कवर है। ठीक है, देन अपन बात करते हैं सॉइल इरोजन इज मोर इन अ यूनिफॉर्म स्लोप एज कंपेयर टू द कॉनकेव स्लोप। ठीक है, कॉनकेव में आपको बताया था, कॉनकेव जो होता है वो होता है इस टाइप का। ठीक है, ये होता है कॉनकेव, इस टाइप की अगर टोपोग्राफी होती है, इस टाइप का स्लोप होता है तो वो कॉनकेव। कॉम्प्लेक्स जो इस टाइप का होता है, यूनिफॉर्म जो होता है वो एकदम सीधा होता है, और जो कॉन्वेक्स होता है वो इस टाइप का होता है। ठीक है, तो कॉनकेव ये अपने पास हो गया, अपने पास कॉम्प्लेक्स, ये हो गया अपने पास यूनिफॉर्म, और ये हो गया अपने पास कॉन्वेक्स। ठीक है, तो कॉनकेव में क्या होता है, जो स्टीपनेस होती है विथ द डायरेक्शन ऑफ द स्लोप से जो स्टीपनेस होती है वो कम होते जाती है। ठीक है, यहाँ पर ज्यादा स्टीपनेस होती है, धीरे धीरे वो कम होते जाती है। कॉम्प्लेक्स जो होता है वो कॉम्प्लेक्स और कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। यूनिफॉर्म एक सिंपल लैंड स्लोप होता है जो कि जिसकी जो स्लोप है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, नीचे आते आते इसका जो स्लोप है वो कांस्टेंट होता है, और कॉन्वेक्स में जो होता है वो स्लोप इंक्रीज होता है जैसे जैसे स्टीपनेस बढ़ती है। ठीक है, तो स्लोप जैसे जैसे नीचे आते हैं वो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स में जो है यहाँ पर स्लोप कम होता है, इस कारण से यहाँ पर डिपोजिशन के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिपोजिशन होगा, बट कॉनकेव कॉन्वेक्स में क्या होगा कि विथ जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होगी, कि यहाँ पर स्टीपनेस जो कंटिन्यूसली बढ़ रही है, इस कारण से यहाँ पर जो डिपोजिशन है वो नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो अगर सॉइल लॉस होता है वो होता है कॉन्वेक्स में। ठीक है, और सबसे कम होता है वो होता है कॉनकेव में।
और कॉम्प्लेक्स और जो यूनिफॉर्म होता है उसमें कल मिडिल में होता है इन दोनों के बीच में, ठीक है। इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स और यूनिफॉर्म जो स्लोप होते हैं उसमें लगभग जो है सॉइल लॉस इक्वल होता है, बराबर होता है, बट कॉन्केव में सबसे कम होता है क्योंकि यहाँ पर डिपोजिशन होता है, और कॉन्वेक्स में सबसे ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर डिपोजिशन नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि स्टीपनेस इंक्रीज होती है विद द लेंथ, ठीक है, और यहाँ पर जो स्टीपनेस है वो डिक्रीज होती है विद द लेंथ, ओके। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या था कि द सॉइल इरोजन इज मोर इन यूनिफॉर्म स्लोप, ठीक है, यूनिफॉर्म स्लोप में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द कॉन्केव, ठीक है, क्योंकि कॉन्केव में डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है। और ये एक ट्रेंड होता है कि सबसे ज्यादा कॉन्वेक्स में होता है, देन कॉम्प्लेक्स में होता है, देन सबसे कम जो होता है वो कॉन्केव में होता है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स में इक्विवेलेंट होता है यूनिफॉर्म स्लोप के, ओके। देन वेजिटेटिव कॉजेज द इंटरसेप्शन ऑफ द रेनफॉल बाय एब्जॉर्बिंग काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो वेजिटेशन क्या करते हैं, इंटरसेप्ट कर देती है रेन ड्रॉप्स की काइनेटिक एनर्जी को, इस कारण से वहां स्प्लैश इरोजन नहीं हो पाता, क्योंकि मेन कॉस्टिक फैक्टर स्प्लैश इरोजन का वो होता है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। द एब्रेशन इज द स्कोरिंग ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स फ्रॉम द रिवर गली एक्शन ड्यूरिंग द रन ऑफ, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था हाइड्रोलिक एक्शंस जो होते हैं, जो मैकेनिक्स होते हैं, ठीक है, वाटर इरोजन के, वो होते हैं सबसे पहले हाइड्रोलिक एक्शन, देन एब्रेशन, एट्रिशन, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है। तो एब्रेशन में क्या, हाइड्रोलिक एक्शन में क्या होता है कि जैसे यहाँ पर कोई अपने पास कोई ड्रेन है तो यहाँ पर धीरे धीरे क्रैक्स बनते हैं और ये सॉइल जो है यहाँ से डिटैच करती है, ठीक है। देन एब्रेशन में क्या होता है, एब्रेशन में क्या होता है कि ये एब्रेसिव पावर में जनरेट हो जाती है ये वाटर, और इसके जो बैंक्स है उसको स्कोर करने लगते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो बैंक्स को स्कोर करने लगते हैं, ठीक है। इसका मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था लेक्चर में जाके, अगर बहुत अच्छे समझना है आपको एट्रिशन, एब्रेशन ये सब क्या है तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। तो एब्रेशन क्या होता है, स्कोरिंग ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स फ्रॉम द रिवर गली सेक्शन, ठीक है, जो बैंक से जो स्कोरिंग होने लगती है उसको अपन बोलते हैं एब्रेशन। एट्रिशन क्या होता है कि ये जो सॉइल पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराते हैं और छोटे होते जाते हैं, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला 4GT रो डब्ल्यू अपॉन 3CD रो डब्ल्यू माइनस ए, ठीक है, ये एक बार पूछा गया था ये क्वेश्चन। सॉइल डिटेचमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सॉइल टेक्सचर, ठीक है, सॉइल टेक्सचर कैसा है उस पर डिपेंड नहीं करेगी सॉइल डिटेचमेंट का, ठीक है। मैक्सिमम इरोजन इज ऑकर्स व्हेन द फ्लो वेलोसिटी इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ द फ्लो, अगर डेप्थ ऑफ द फ्लो उसके फ्लो वेलोसिटी का, अगर डेप्थ ऑफ द फ्लो जो है वो फ्लो वेलोसिटी के बराबर होगा, देन उसका मैक्सिमम इरोजन होगा, ठीक है। सॉइल इरोजन इज मोर इन सेंसिटिव विद द लैमिनार फ्लोज, ठीक है, लैमिनार फ्लोज में क्या होता है कि यूनिफॉर्म लेयर जो है उसके निकलने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो जो सॉइल इरोजन मोर सेंसिटिव होगा लेमिनार फ्लो के एज कंपेयर टू द टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। देन लिमिट ऑफ द स्लोप लेंथ एट विच द सॉइल इरोजन बिगिंस इज कॉल्ड एज क्रिटिकल स्लोप लेंथ, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कोई एक पहाड़ है, ठीक है, अगर अपन मान सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर इतना विजिबल जो है वो इरोजन नहीं हो रहा है, क्योंकि ऊपर अपने पास जो है वो चांसेस होंगे स्प्लैट इरोजन और शीट इरोजन के, ठीक है, बट इसके मिडिल और लोअर पार्ट से जो है वो वहां से रेल्स और गलीज जो है बनना स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो अपन मान सकते हैं इसका जो क्रिटिकल स्लोप लेंथ होगा वो इतना होगा, ठीक है, जहां से विजिबली, ठीक है, जी जी जहां पे विजिबली जो है वहां इरोजन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो अपन मान सकते हैं कि ये जो होगा इसका एलसी होगा, ठीक है, क्रिटिकल स्लोप लेंथ, ओके। देन सेडिमेंट यील्ड इज हायर फॉर द वाटरशेड डोमिनेटेड बाय द रिल इरोजन, रिल इरोजन में जो मास मूवमेंट ज्यादा होता है सॉइल का, तो मैं आपको पहले ही बताया था कि जो मास मूवमेंट होता है वो रिल इरोजन में ज्यादा होता है, बट जो प्रोडक्टिव सॉइल जो लॉस होती है वो शीट इरोजन में ज्यादा होती है, ठीक है। तो एरेबल लैंड में जो है वो शीट इरोजन ज्यादा खतरनाक होता है एज कम्पेयर टू रिल इरोजन, बट ओवरऑल मास मूवमेंट जो रिल इरोजन में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर इरोजन, ठीक है। soil erosion is maximum when the flow depth is equal to the particle dia size, ठीक है, अगर फ्लो डेप्थ पार्टिकल डाया साइज के भी बराबर हो तो soil erosion मैक्सिमम होगा, ठीक है। soil loss is a dynamic phenomenon, डायनेमिक मतलब चेंज होते रहता है soil erosion, तो मैंने आपको पहले भी बताया था इरोडेबिलिटी और इरोजिबिलिटी ये भी टाइम और स्पेस के साथ चेंज होती है, अगर ये दोनों चीजें चेंज हो रही है तो इसको जो रिजल्ट हो रहा है soil erosion वो भी जो डायनेमिक प्रोसेस होगी वो भी स्पेस और टाइम के साथ में चेंज होगी, ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं डायनेमिक फिनोमेना है, ठीक है। देन अपन बात करते हैं सेडिमेंट डिलीवरी रेशियो का, ये आप मैंने पहले बताया था आपको यूएसएलवी में पढ़ाया था कि एचडीआर अपन निकालते हैं कितना, क्यों निकालते हैं, अपन देख लेते हैं कोई भी वाटरशेड के आउटलेट में जो है कितना सेडिमेंट आ रहा है और उसका ग्रॉस इरोजन कितना, इसका मतलब है कि यहाँ से पार्टिकल कितना डिटैच हुआ और ये कितना कलेक्ट हो रहा है यहाँ पर, इसका मतलब है बीच में कहीं जो पार्टिकल बेड में जो है वो डिपॉजिट भी हुआ, ठीक है। तो अपन इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं, द सेडिमेंट रिसीव्ड एट द आउटलेट ऑफ एनी लोकेशन, आउटलेट में कितना आ रहा है और ग्रॉस सॉइल इरोजन कितना हो रहा है पूरे वाटरशेड से, ठीक है, जो अपन ने यूएसएलई में कैलकुलेट की है, ठीक है। इसका रेशियो अपने पास एचडीआर आ गया, तो अपन ने एक बार एचडीआर कैलकुलेट कर दिए। अब नेक्स्ट टाइम से क्या है, अपन को यहाँ पर ग्रॉस सॉइल सेडिमेंट जो है रिसीव करके उसकी सैंपलिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से अगर अपन को निकालना है कितना यहाँ पर इरोजन हो रहा है तो सिंपली अपन ग्रॉस सॉइल इरोजन निकाल देंगे, उसको एचडीआर से कंप्लीट अप्लाई कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा सेडिमेंट यील्ड कितना हो रहा है, सेडिमेंट कितना आएगा आउटलेट में, ठीक है। तो ये तरीका होता है एचडीआर का और ये एप्लीकेशन होता है एचडीआर की। देन अपन लेक्चर के सेकंड टॉपिक में पढ़ते हैं जो कि है अपने पास सॉइल इरोजन स्ट्रक्चर्स के बारे में, ओके।
तो ये सॉइल कंजर्वेशन स्ट्रक्चर या सॉइल ओजोन कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग कंजर्वेशन मेजर्स अपन यूज करते हैं वहां पर जहां पर लैंड स्लोप ग्रेटर देन होगा 22% के। दो टाइप के मेजर्स होते हैं, आपको मैंने बताया था, एग्रोनॉमिकल मेजर्स होते हैं और इंजीनियरिंग कंजर्वेशन मेजर्स होते हैं, ठीक है। एग्रोनॉमिकल मेजर्स वहां यूज करते हैं जहां पर लैंड स्लोप लेस देन 2% है, बट 2% से ज्यादा होगा वहां पर अपन को इंजीनियरिंग कंजर्वेशन मेजर्स यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ड्रॉप स्ट्रक्चर्स की बात करें, जो गली कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें सबसे पहला होता है ड्रॉप स्पिलवे, जिसको अपन बोलते हैं स्टेट ड्रॉप स्पिलवे, ठीक है। यहाँ पर ये डायग्राम भी बना हुआ है, इसको अपन बोलते हैं स्टेट ड्रॉप स्पिलवे, ठीक है। इट हैज अ ड्यूल पर्पस ऑफ द गली कंट्रोल एज वेल एज द फ्लड कंट्रोल, ठीक है। इसमें दोनों पर्पस होते हैं। सबसे पहले है कि गली के अक्रॉस द गली अगर अपन कंस्ट्रक्ट करते हैं तो एक गली की फ्लो वेलोसिटी को कम करते हैं, फ्लो वेलोसिटी को कम करते हैं, इसका मतलब है कि वहां पर इरोजन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये गली कंट्रोल के लिए भी यूज करते हैं, एज वेल एज द, ये इनको बोलते हैं अपन चेक डैम्स, ठीक है। चेक डैम्स मतलब ये फ्लो को चेक करते हैं, ठीक है। फ्लो को चेक करते हैं, इसका मतलब है वहां फ्लड कंट्रोल का भी काम कर रहे हैं ये, ठीक है। एज अ वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं इसको अपन, ठीक है। इसको अपन तब यूज करते हैं जब ड्रॉप हाइट 1.2 से 2.4 मीटर हो, बट अप टू 4 मीटर लिमिटेड हो, ठीक है। 4 मीटर से ज्यादा अगर होगा तो वहां पर अपन शूट स्पिलवे यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर इकोनॉमिकल नहीं होते हैं स्टेट ड्रॉप स्पिलवे को बनाना, ठीक है। इसमें हेड वॉल इज यूज्ड एज अ फ्रंट वॉल अगेंस्ट द रन ऑफ, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं ये हेड वॉल है, ठीक है। तो जब भी वाटर आता है तो ये सबसे पहले रजिस्ट करता है हेड वॉल इसको, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं फ्रंट वॉल अगेंस्ट द रन ऑफ, ओके। देन थिकनेस ऑफ द एप्रॉन इज डिपेंड अपॉन द हाइड्रोलिक जंप। ये डिजाइन में मैंने आपको बताया था कि जो हाइड्रोलिक जंप है वो मेन जो है वो डिसिपेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के लिए अपन वहां हाइड्रोलिक जंप क्रिएट करते हैं, जो कि यहाँ पर होता है एप्रॉन में। और जहां पर हाइड्रोलिक जंप क्रिएट होता है वहां की थिकनेस जो है वो डिपेंड करती है कि वहां उसका हाइड्रोलिक जंप कैसे क्रिएट हो रहा है, कितना क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो इसकी स्टैंडर्ड टेबल्स है कि कितना अपन को थिकनेस रखना चाहिए एप्रॉन की, ठीक है। एप्रॉन इस सेक्शन को बोलते हैं जहां पर हाइड्रोलिक जंप क्रिएट हो रहा है। देन इट डज नॉट है द कंडुइट, ठीक है। तो अपने ड्रॉप इनलेट स्पिलवे अपन आगे देखेंगे, ड्रॉप इनलेट स्पिलवे और शूट स्पिलवे इस प्रॉपर कंडुइट होता है जिसके जो वाटर को कैरी करके ले जाता है। बट ये वाले स्ट्रक्चर में कोई भी कंडुइट नहीं होता, इसमें हेड वॉल होती है, एप्रॉन होती है, विंग वॉल होती है, देन डाउनस्ट्रीम में चल जाता है वाटर, ओके। इट डज नॉट हैव अ कंडुइट। इन अ लार्ज ड्रॉप मॉरिस एंड जॉनसन टाइप आउटलेट इज यूज्ड। मॉरिस एंड जॉनसन टाइप क्या होता है कि इस टाइप का अगर मान लेते हैं कि ये एप्रॉन है तो यहाँ पर अपन कुछ लॉन्गिट्यूडनल सेल भी यूज करते हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल सेल जहां पर अपन यूज करते हैं उसको अपन बोलते हैं मॉरिस एंड जॉनसन टाइप, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल सेल का फंक्शन क्या होता है कि ये एक तो पहले बात स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं एप्रॉन को, ये एप्रॉन की जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। दूसरा फंक्शन क्या होता है कि यहाँ पर एक ज्यादा टर्बुलेंट क्रिएट करते हैं, जो कि डिसिपेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के लिए जरूरी होता है, ठीक है। तो ये दो फंक्शन होते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेल के लिए, और ये लॉन्गिट्यूडनल सेल जिसमें यूज करते हैं उसको बोलते हैं अपन मॉरिसन जॉनसन टाइप, ओके। लार्ज ड्रॉप में अगर इसको यूज करते हैं, ठीक है, जहां पर अपन को और ज्यादा डिसिपेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल सेल्स आर कंस्ट्रक्टेड टू मेक द एप्रॉन स्टेबल। तो ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, स्टेबिलिटी पर्पस के लिए अपन यूज करते हैं, तो ये एप्रॉन को और ज्यादा स्टेबल रखते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेल। देन विंग वॉल इज यूजुअली एट 45 डिग्री फ्रॉम द सेंटर लाइन, ठीक है। तो जो विंग वॉल का जो एंगल है, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये अपने पास ये जैसे विंग वॉल है और ये अपने पास डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, ठीक है। तो इसका जो सेंटर से एंगल है, ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल 45 डिग्री होता है यूजुअली, ठीक है। 45 डिग्री पे अलाइंड होते हैं, ठीक है। एप्रोन लेंथ इन आर स्ट्रक्चर शुड बी ग्रेटर देन द 1.5 ऑफ द हाइट, ठीक है। तो होता क्या है कि जब भी अपन रेंडरेबल मतलब स्टोन मेसोनरी का अपन जो भी ड्रॉप स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें जो एप्रन की लेंथ है 1.5 टाइम्स होना चाहिए हाइट के, ठीक है, हाइट ऑफ द हेड वॉल, ठीक है। तो ये जो एप्रन की लेंथ है, ये देख सकते हैं आप, ये वाली जो एप्रन की लेंथ है अपने पास, ये इसके हाइट से 1.5 टाइम्स ज्यादा होना चाहिए, ये डिजाइन पैरामीटर में है, ओके। Then thickness of the apron designed on the basis of the uplift pressure। तो मैंने आपको पहले भी बताया था अपलिफ्ट प्रेशर का डायग्राम जो वो इस तरीके से बनता है, ठीक है। अगर अपने पास हेड वॉल है, ठीक है, तो अपलिफ्ट प्रेशर यहाँ पर जो है वो मैक्सिमम होता है एज कम्पेयर टू यहाँ पर, यहाँ के जीरो हो जाता है, ठीक है। तो जो थिकनेस एप्रॉन है, जो एप्रॉन की अपन थिकनेस बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पर जो एप्रॉन अपन बनाएंगे इसकी जो थिकनेस है वो डिपेंड करती है कि उसमें अपलिफ्ट प्रेशर कितना है, ठीक है। अब इसका अपलिफ्ट प्रेशर कितना आ रहा है, ओके। देन अपने पास है एट डिजाइन ऑल द परमानेंट कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आर डिजाइन टू रिस्पेक्ट ना हाइड्रोलिक, हाइड्रोलॉजिक और स्ट्रक्चरल डिजाइन। तीन बेस पे इसको डिजाइन करते हैं अपन। जितने भी परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर हैं उनको तीन बेस पे डिजाइन करते हैं, हाइड्रोलिक, हाइड्रोलॉजिक और स्ट्रक्चरल डिजाइन। हाइड्रोलॉजिक स्टेप 1 होती है जिसमें अपन हाइड्रोलॉजिकल पैरामीटर्स को कंसीडर करते हैं, हाइड्रोलॉजिकल पैरामीटर्स को निकालते हैं, जैसे पीक रेट ऑफ रन ऑफ, ठीक है। हाइड्रोलिक डिजाइन में अपन डायमेंशंस निकालते हैं, ठीक है। डायमेंशंस क्या होना चाहिए उस पीक रेट ऑफ रन ऑफ को हैंडल करने के लिए, ठीक है। स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी में अपन फोर्सेस के एनालिसिस करते हैं, ठीक है। फोर्सेस के एनालिसिस में अपन ये देखेंगे कि वो डिफरेंट टाइप्स के जो डायमेंशंस अपन ने डिजाइन किए हैं वो उस पीक रेट ऑफ रन ऑफ को
कैपेबल है कि नहीं, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि कौन सा फोर्स इसमें डोमिनेट कर रहा है, कौन सा फोर्स इसमें जो है रेजिस्टिंग फोर्सेस है, कौन से इसमें एक्सर्टिंग फोर्सेस है। इस सब फोर्सेस का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल रहेगा कि नहीं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के इसमें चेक्स होते हैं, अपन उस चेक्स को देखते हैं, ठीक है। इसको डीप में पढ़ना है तो थियोरेटिकल लेक्चर में मैंने सब कवर करके रखा हूँ, ठीक है। द शीट ऑफ द वाटर ओवरफ्लोस ऑन अ वियर इज कॉल्ड एज द नैप, ठीक है। तो अपन स्टेट ड्रॉप स्पिलवे जब भी बनाते हैं तो अपन मान लेते हैं कि ये हेड वॉल है, ठीक है। ये मान लेते हैं कि अपने पास हेड वॉल है, ठीक है। इस टाइप का शेप होता है इसका। ये वाटर जो है इसका ओवरफ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका आउटर एज होती है, इसको अपन बोलते हैं नैप, ठीक है। द शीट ऑफ द वाटर ओवरफ्लोस ओवर द वियर इज कॉल्ड एज द नैप, ठीक है। देन डिजाइन पैरामीटर की बात करें, द हाइट ऑफ द फ्लोर ब्लॉक्स इज 0.8 डीसी, ठीक है। फ्लोर ब्लॉक्स कौन से होते हैं, ये होते हैं, ठीक है। ये जो दिख रहे हैं आपको, ये वाले जो छोटे 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 ये सेक्शन है, ये अपन बोलते हैं इसको फ्लोर ब्लॉक। इनका फंक्शन क्या होता है, ये हाइड्रोलिक जंप को और ज्यादा एग्रेसिव नेचर का बनाते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिक जंप में और ज्यादा टर्बुलेंट क्रिएट करते हैं, जिस कारण से क्या हुआ, डिसिपेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी और बेटर होती है, ठीक है। तो जो भी वॉल्स है, जो भी डायमेंशंस है जहां पर हाइड्रोलिक जंप क्रिएट हो रहा है, ठीक है, वहां पर क्रिटिकल डेप्थ का जो है वो कंसेप्ट आता है, ठीक है। तो जो भी डायमेंशंस हैं स्टेट ऑफ स्पिलवे के, जो डायरेक्टली एसोसिएट होते हैं हाइड्रोलिक जंप पे, तो उनके जो डायमेंशन डिसाइड होते हैं वो क्रिटिकल डेप्थ पे डिसाइड होते हैं, क्योंकि हाइड्रोलिक जंप में मैंने आपको पहले बताया था कि जो हाइड्रोलिक जंप क्रिएट होता है वो डिपेंड करता है सुपर क्रिटिकल नेचर और सब क्रिटिकल नेचर पे, जो कि डिफाइन होता है उसके डेप्थ ऑफ द फ्लो पे या उसके क्रिटिकल डेप्थ ऑफ द फ्लो पे, ओके। तो हाइट ऑफ द फ्लोर वर्क कितनी होना चाहिए, 0.8 डीसी। यहाँ डीसी अपने पास क्रिटिकल डेप्थ, विड्थ और स्पेसिंग होना चाहिए यहाँ पर 0.4 डीसी, डीसी अपने पास अगेन क्रिटिकल डेप्थ। हाइट ऑफ द एंड सिल, हाइट ऑफ द एंड सिल जो होना चाहिए अपने पास 0.4 होना चाहिए, ठीक है। देन विड्थ ऑफ द स्मॉल एंड सिल शुड बी लेस देन द विड्थ ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल सिल, ठीक है। तो एंड सिल क्या होती है, जो टो वॉल बनती है उसको अपन बोलते हैं एंड सिल, ओके। देन जो एंड सिल जो है, विड्थ ऑफ द एंड सिल जो है वो लेस होना चाहिए एज कंपेयर टू लॉन्गिट्यूडिनल सिल के, ठीक है। मिनिमम डेप्थ ऑफ द टेल वाटर इन स्टेलिंग बेसिन 2.25 मल्टीप्लाई बाय द डीसी, दैट डेप्थ ऑफ द वाटर से, ठीक है। जो परमानेंट कली कंट्रोल स्ट्रक्चर बनते हैं उनके लिए रिटर्न पीरियड जो अपन लेते हैं 25 से 50 ईयर्स लेते हैं, मतलब एटलीस्ट उसको 25 ईयर्स अपन कंसिडर करते हैं, ठीक है। स्टेट ड्रॉप स्पिल में वियर फॉर्मूला यूज करते हैं टू डिजाइन द इनलेट सेक्शन, ठीक है, क्योंकि इसका जो शेप होता है वो वियर का नेचर का होता है, ठीक है। इसलिए इसमें अपन वियर फॉर्मूला होता है 1.71 LST/3/2। हाइड्रोलिक डिजाइन में इसको यूज करते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिक डिजाइन जो सेकंड स्टेप होता है उसमें अपन वियर फॉर्मूला का यूज करते हैं डेप्थ ओवर कैस्ट निकालने के लिए, ठीक है। ये बेसिकली होता है ब्रॉडकास्टेड वियर, ठीक है। देन अपन बात करते हैं स्ट्रक्चरल डिजाइन की। टू इंश्योर द सेफ्टी अगेंस्ट द स्लाइडिंग, द सम ऑफ द ऑल द रेजिस्टिंग फोर्सेस शुड बी एटलीस्ट इक्वल टू या ग्रेटर देन 1.5 टाइम्स ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन से होते हैं, कि जो वाटर के फ्लो हो रहे हैं हॉरिजॉन्टली, जो उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर को जो है अनस्टेबल कर रहे हैं, उसको बोलते हैं अपन हॉरिजॉन्टल फोर्सेस या एक्सर्टिंग फोर्सेस। रेजिस्टिंग फोर्सेस क्या है, स्लाइडिंग के लिए, स्लाइडिंग में क्या होगा कि यहाँ पर जो कोहेसिव नेचर है, एक तो फाउंडेशन मटेरियल का कोहेसिव नेचर है और दूसरा एडेसिव नेचर है उसके फाउंडेशन और एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल का जो एडेसिव नेचर, ये दोनों जो है या अपन बोल सकते हैं फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इन दोनों के बीच का। तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस प्लस कोहेसिव नेचर ऑफ द कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये दोनों जो है इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, ठीक है। तो स्लाइडिंग के अगेंस्ट में कब काम करेगा, जब उसके रेजिस्टिंग फोर्सेस, या इसका मतलब है ये कोहेसिव फोर्सेस और फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ग्रेटर होंगे 1.5 टाइम्स ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, मतलब वाटर फोर्सेस के, ओके। तो वो स्टेबिलिटी स्लाइडिंग के अगेंस्ट में स्टेबिलिटी शो करेगा, ठीक है। कट ऑफ वॉल प्रोवाइड करते हैं अगर वो स्लाइडिंग के अगेंस्ट में स्टेबिलिटी शो नहीं करता है, ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर, तो उसमें अपन कट ऑफ वॉल उसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। To ensure the safety against the compression, the direction of the all the horizontal of horizontal and vertical forces are vertically downward। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितने भी फोर्सेस कोई भी अपने स्टेट ड्रॉप स्पिल में लग रहे हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, तो फोर्सेस ड्यू टू द ओवरफ्लोइंग वाटर, उसका खुद का रेजिस्टिंग फोर्सेस, ठीक है, जो कि अपन बोलते हैं वेट फोर्सेस, और अपलिफ्ट प्रेशर, इन सब का जो रिजल्टेंट है, ठीक है, वो वर्टिकली डाउनवर्ड होना चाहिए। सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट अगर वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, इसका मतलब है कि जो वो स्ट्रक्चर अपना कंप्रेसिव नेचर का है, ठीक है। टू इंश्योर द सेफ्टी अगेंस्ट द कंप्रेशन, की रिजल्टेंट ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्सेस शुड बी वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। तो अवॉइड द टेंशन एट द बेस, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका एक डायग्राम भी होगा यहाँ पर, ये वाला, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि कभी कभी क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर का जो टू है, ठीक है, जो अपने पास यूजुअली ड्रॉप स्ट्रक्चर जो बनते हैं मेसोनरी मटेरियल के, ठीक है, स्टोन मेसोनरी के, ठीक है, तो ये जो होते हैं ये टेंसाइल नेचर के नहीं होते, कंप्रेसिव नेचर के होते हैं मेसोनरी, ठीक है। आरसीसी जो होता है उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, बट जो मेसोनरी होते हैं, स्टोन मेसोनरी होते हैं, उसमें टेंसाइल जीरो होता है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि इसके टू में जो है वो टेंशन डेवलप होने लगता है, ठीक है। टेंशन
डेवलप होने के कारण उसकी टेंशन की चेकिंग करना जरूरी होती है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसे केसेस में क्या होना चाहिए कि जो रिजल्टेंट है, इस स्ट्रक्चर का रिजल्टेंट है, वो मिडल थर्ड से पास होना जरूरी है। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं अगर ये अपने पास एक बेस ऑफ द स्ट्रक्चर है, तो अपन ने यहाँ पर इसेंट्रिसिटी को इंट्रोड्यूस किए थे। ठीक है, तो अपन ये बोले थे कि इसेंट्रिसिटी शुड बी ग्रेटर देन शुड बी लेस देन b/6। इसका मतलब है कि जो z यहाँ पर रिजल्टेंट है, z शुड बी ग्रेटर देन b/3। ठीक है, तो मिडिल थर्ड, ये अपने पास मिडिल हो गया और उसका वन थर्ड। ठीक है, तो जो z की वैल्यू होना चाहिए वो b/3 से ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब है जो इसेंट्रिसिटी है वो b/6 से लेस होना चाहिए। ठीक, क्योंकि ये मिडिल इसका पार्ट, ठीक है, ये d/2 है ऑलरेडी, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, मतलब b/6। ओके, तो आप सिंपल याद रखिएगा कि जो मैक्सिमम वैल्यू इसेंट्रिसिटी की होती है वो शुड बी लेस देन होनी चाहिए b/6 के। ठीक है, देन फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट द ओवरटर्निंग, मैंने आपको बताया था इसमें मूवमेंट्स कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ओवरटर्निंग क्या होता है कि स्ट्रक्चर को ओवरटर्न करने की कोशिश करता है। ओवरटर्न करने की कोशिश करता है, इसका मतलब है कि एक पिवोटेड पॉइंट से वो ओवरटर्न कर रहा है। इसका मतलब है कि वहां पर मूवमेंट का आ रहा है, मूवमेंट का कंसेप्ट आ रहा है। ठीक है, तो अपन उसमें निकालते हैं रेस्टोरिंग मूवमेंट ड्यू टू रेस्टोरिंग फोर्सेस, इसका मतलब है रेजिस्टिंग फोर्सेस, और ओवरटर्निंग मूवमेंट मतलब जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जो उसको अनस्टेबल कर रहे हैं, उस कारण से जो मूवमेंट जनरेट हो रहा है, उन दोनों का जो रेशियो है उसको अपन बोलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट द ओवरटर्निंग, और ये ग्रेटर देन होना चाहिए 1.5 टाइम्स। ठीक है, सेफ्टी अगेंस्ट द टेंशन एट द टू रिजल्टेंट मस्ट बी पास टू द मिडिल थर्ड ऑफ द बेस। ये मैंने आपको पहले भी बताया था यहाँ पर से कि ये मिडिल थर्ड ऑफ द बेस से पास होना चाहिए जो रिजल्टेंट, ये जेड रिजल्टेंट है, ये मिडिल पॉइंट हो गया, मिडिल के वन थर्ड से पास हो रहा b/3 से, तो अपन बोल सकते हैं कि ये जो है सेफ्टी अगेंस्ट द स्लाइडिंग टेंशन एट द टू। ओके, देन अपन दूसरे टाइप के स्ट्रक्चर है शूट स्पिलवे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी जो ड्रॉप हाइट है वो 4 मीटर से ज्यादा होगी, व्हेन ड्रॉप हाइट एक्सीड्स 4 मीटर, तब वहां पर स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे बनाना इकोनॉमिकल नहीं होता है। ऐसे केसेस में अपन शूट स्पिलवे कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, तो शूट स्पिलवे क्या है, ओपन ये आप देख सकते हैं, इस टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ड्रॉप हाइट वो बहुत ज्यादा होती है, तो एक इसमें सिंपल एक इनलेट होता है, एक कंडुइट होता है जो वाटर को कैरी करता है, और यहाँ पर कभी कभी यहाँ पर स्टिलिंग बेसिन बनाते हैं जो कि एनर्जी डिसिपेशन के लिए यूज करते हैं, और यहाँ पर एक आउटलेट होता है। ठीक है, वाटर नॉन इरोसिव नेचर के साथ में आउटलेट में चल जाता है। ठीक है, देन द ओपन चैनल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, स्टीप स्लोप में बनाते हैं विद इनलेट कंडुइट एंड आउटलेट। ठीक है, द फ्लो इज कैरिड एट अ सुपर क्रिटिकल वेलोसिटी। तो मैंने आपको पहले भी बताया था हाइड्रोलिक जंप के अगर क्रिएशन करना है अपन को, तो जो फ्लो का नेचर है वो सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल में आना जरूरी है। ठीक है, ये फ्राउड नंबर पे डिपेंड करता है जो कि अल्टीमेटली फ्लो वेलोसिटी और डेप्थ ऑफ द फ्लो पे अल्टीमेटली डिपेंड करता है। ठीक है, अपन आगे ओपन चैनल फ्लो का डिस्कशन करेंगे। आप बस ये याद रख लीजिएगा, हाइड्रोलिक जंप के लिए किसी भी फ्लो को सुपर क्रिटिकल वेलोसिटी से सब क्रिटिकल वेलोसिटी या सुपर क्रिटिकल नेचर से सब क्रिटिकल नेचर में आना जरूरी होता है। ठीक है, इट कैरी द फ्लो डाउन स्टीप स्लोप थ्रू द लाइन कैनाल रेदर देन बाय ड्रॉपिंग द वाटर ऑन फ्री फॉल। ठीक है, तो जो अपने स्टेट ड्रॉप स्पिलवे में देखे थे कि यहाँ पर हेड वॉल है अपने पास, हेड वॉल से वाटर जो है फ्री फॉल कर रहा है। ठीक है, नैप बना रहा है, बट यहाँ पर इस टाइप की फ्री फॉलिंग नहीं हो रही है, यहाँ पर जो चैनल के थ्रू जो है वाटर कैरी हो रहा है। ठीक है, स्टीप स्लोप पे बनाते हैं क्योंकि इसके जो ड्रॉप हाइट है 4 मीटर से ज्यादा है, इसका मतलब वहां पर स्टीप स्लोप है। ठीक है, कभी कभी 5 to 6 मीटर तक भी इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। यूजुअली कंस्ट्रक्शन है गली हेड। ठीक है, तो गली हेड मैंने आपको बताया था कि वाटरफॉल क्रिएट हो जाता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट स्टेज। इसका मतलब वहां पर जो ग्रेड है, गली का बेड स्लोप है, वो एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस कारण से वहां पर जो ड्रॉप हाइट है वो 5 to 6 मीटर ज्यादा हो जाती है। ऐसे केसेस में अपन शूट स्पिलवे कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, बॉक्स टाइप स्लूप स्पिलवे हैव द एसएफ स्टिलिंग बेसिन। एसएफ स्टिलिंग मशीन मतलब सेंट एंटोनी फॉल्स। ठीक है, इसमें क्या होता है एसएफ स्टिलिंग बेसिन में, ये अपन आप देख सकते हैं, इसमें इस टाइप्स के ब्लॉक्स बने रहते हैं जिसको अपन बोलते हैं फ्लोर ब्लॉक्स। ठीक है, तो ये और ज्यादा ये यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करते हैं इसका कंडुइट में। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर एक स्टीलिंग बेसिन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टीलिंग बेसिन होती है, इसमें भी कुछ फ्लोर ब्लॉक्स बने होते हैं। तो फ्लोर ब्लॉक्स का फंक्शन मैंने आपको पहले ही बताया था, बेटर टर्बुलेंस क्रिएट करते हैं, बेटर डिसिपेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी देते हैं अपन को। तो इस टाइप के जो कंस्ट्रक्शन अपन होता है उसको हम बोलते हैं एसएफ स्टीलिंग बेसिन। ठीक है, जहां पर अपने पास ऐसे फ्लोर ब्लॉक्स या शूट ब्लॉक्स बोलते हैं इसको, यहाँ पर क्योंकि शूट स्पिलवे इसलिए यहाँ पर इसको बोलते हैं शूट ब्लॉक्स। ठीक है, तो ये कंड्यूट में बनते हैं और स्टीलिंग बेसिन में बनते हैं, दोनों जगह कंस्ट्रक्शन होता है इसका। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये अपने पास या ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये आपके पास जो है ये कंड्यूट में बन रहा है और ये स्टीलिंग बेसिन में बन रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के जो कंस्ट्रक्शन अपन बोलते हैं एसएफ स्टीलिंग बेसिन। ओके, देन अपन बात करते हैं
स्टीलिंग बेसिन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एनर्जी डिसिपेशन। तो मैंने आपको बताया था कि जो स्टीलिंग बेसिन है जरूरी नहीं होता हर शूट स्पिलवे में प्रोवाइड करें, बट जहां पर अपन को फर्दर डिसिपेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी की बहुत ज्यादा फॉल्स होते हैं, जहां पर फ्लो की हैंडलिंग बहुत ज्यादा होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ द रन ऑफ को अपन को हैंडल करना रहता है, वहां फर्दर डिसिपेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के लिए अपन को हाइड्रोलिक जंप क्रिएट करना पड़ता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर में अपन जो है वो स्टीलिंग बेसिन प्रोवाइड करते हैं। हालांकि जो स्टीलिंग बेसिन है वो मैंडेटरी पार्ट नहीं होता शूट स्पिलवे के, ठीक है। तो बिना स्टीलिंग बेसिन के भी जो छोटे शूट स्पिलवे हैं उसको अपन यूज करते हैं, ठीक है। ब्रॉड इनलेट स्पिलवे क्या होता है, इसमें भी एक इनलेट होता है। यूजुअली क्या हो, जो एम्बैंकमेंट टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं उसमें एज अ आउटलेट अपन यूज करते हैं, ठीक है। तो जहां भी एम्बैंकमेंट बनाते हैं जैसे फार्म पॉन्ड्स या रिजर्वायर्स, ठीक है, वहां पर अपन एक सिंपल एक इनलेट होता है, देन ये वाटर को कैरी करता है थ्रू द कंडुइट या पाइप के थ्रू, और यहाँ पर आउटलेट में जाके ये डिस्पोज कर देता है, ठीक है। इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो कि फिल्ड अप होता है कोई भी एम्बैंकमेंट से, ओके। तो एक परमानेंट गडी कंट्रोल स्ट्रक्चर है ये भी, एज वेल एज द आउटलेट फॉर द रिजर्वायर लाइक द फार्म पॉन्ड, ठीक है। तो फार्म पॉन्ड या कोई भी एम्बैंकमेंट या रिजर्वायर्स बनते हैं उसके जो आउटलेट के लिए अपन उसको यूज करते हैं, ठीक है। Outlet of the permanent gully control structures are designed in such a way that it creates a hydraulic jump, ठीक है। तो ये परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का जो काइनेटिक जो डिसिपेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रन ऑफ, ठीक है। तो डिसिपेशन ऑफ द एनर्जी ऑफ द रन ऑफ कैन बी अचीव्ड बाय क्रिएटिंग ऑफ द हाइड्रोलिक जंप। और हाइड्रोलिक जंप के लिए क्या जरूरी है, सुपरक्रिटिकल वेलोसिटी से सबक्रिटिकल वेलोसिटी में आना, ठीक है। लोअरिंग ऑफ द फ्लो सो द सिल्ट डिपोजिशन इन आउटलेट, ओके। Then location of the permanent gully control structures are decided on the basis of the gully bed slope, ठीक है। तो जो लोकेशन होती है, जैसे अपन मान सकते हैं कि ये अपन साइड व्यू देखते हैं, ये अपने पास गली है, ठीक है। अपन कहीं भी एक यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये इसकी हाइट है हेड वॉल की, तो अपन ये मान सकते हैं कि इतना इसमें पानी रुकेगा, ठीक है। तो जो परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं उसका बेस होता है टॉप से बॉटम, ठीक है। तो जो दूसरा गली कंट्रोल स्ट्रक्चर है अपने पास जो बनेगा, मान लेते हैं स्टेट ड्रॉप स्पिलवे, ठीक है। तो उसको अपन एटलीस्ट इसके आगे बनाएंगे या फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस टाइप का इसका नेचर होता है, इस टाइप का कंसेप्ट होता है। इसका जो डिसाइड करते हैं अपन इस तरीके से करते हैं कि ये नीचे वाले स्ट्रक्चर है उसका जो पानी है वो ऊपर वाले स्ट्रक्चर पे ना टकराए, ठीक है। उससे कम से कम एटलीस्ट जो है जहां तक उसका जो यहाँ तक जो उसका सबमर्जेंस मिल रहा है उसके आगे ही दूसरे स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है। तो इसका जो लोकेशन है वो डिसाइड कर रहे हैं अपन उसके बेड स्लोप पे। मान लीजिए अगर बहुत ज्यादा कोई स्लोप है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको कोई स्ट्रक्चर बना है तो इसका सबमर्जेंस यहाँ तक मिलेगा, देन अपन दूसरे स्ट्रक्चर बनाए सबमर्जेंस यहाँ तक मिलेगा। तो टॉप टू बॉटम अप्रोच पे काम करता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा स्लोप होगा उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ स्ट्रक्चर होंगे एज कंपेयर टू लेस स्लोप, ठीक है। तो गली बेड स्लोप पे डिपेंड करता है उसका लोकेशन और उसकी डेंसिटी, ठीक है। तो जो लोकेशन है परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर की ऑन द बेसिस ऑफ गली बेड स्लोप, क्योंकि इसको टॉप टू बॉटम अप्रोच पे कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आर डिजाइंड इन रिस्पेक्ट ऑफ द हाइड्रोलिक और स्ट्रक्चरल डिजाइन, ठीक है। तो परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर जो कि होते हैं शूट स्पिलवे, स्टेट ड्रॉप स्पिलवे और ड्रॉप इनलेट स्पिलवे, ये तीन बेसिस पे इसको डिजाइन करते हैं, ठीक है। देन अपन बात करते हैं टेरेसिंग की। टेरेसिंग जो है इंजीनियरिंग कंजर्वेशन मेजर्स है, ठीक है। It is an engineering soil conservation practices used to control the soil erosion. It is used to reduce the length of the slope. ठीक है। टेरेसिंग आपने देखे होंगे कि बेंच टेरेसेस जो बनते हैं, टेरेस फॉर्मिंग अपन करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होते हैं कि अपन जो स्लोप लेंथ है उसको रिड्यूस करते हैं, ठीक है। दो टाइप के होते हैं वैसे तो इसके ब्रॉडली इसके क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ पे शेयर किया, दो टाइप के होते हैं, ब्रॉड बेस्ड टेरेसेस और बेंच टेरेसेस, ठीक है। ब्रॉड बेस्ड टेरेसेस जैसे नाम से क्लियर है, इनका जो बेस होता है वो बहुत बड़ा होता है, इस कारण से क्या होता है इसमें फार्मिंग कर सकते हैं अपन इजीली, ठीक है। तो ये ब्रॉड बेस्ड टेरेसेस हो गया अपने पास। और दूसरा अपने पास बेंच टेरेसेस को बहुत ज्यादा स्टीप स्लोप में करते हैं, ठीक है। ब्रॉड बेस्ड टेरेसेस दो टाइप के होते हैं, ग्रेडेड टाइप जो हाई रेनफॉल के लिए यूज करते हैं अपन, जिसको अपन ड्रेनेज या चैनल टाइप टेरेसेस बोलते हैं, और लेवल टाइप जिसको अपन लो रेनफॉल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। लो रेनफॉल में यूज करते हैं। बेंच टेरेसेस भी होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर राइजर, क्योंकि ये स्टेप्स टाइप के बने होते हैं, तो इसको अपन बोलते हैं राइजर और उसको बोलते हैं अपन लेवलर, ठीक है। तो इन जो राइजर और लेवलर के जो एंगल होता है, ठीक है, कितना होना चाहिए इसके बेस पे होता है ये लेवल टेबल टॉप बेंच टेरेसेस, स्लोपिंग इनवर्ड, स्लोपिंग आउटवर्ड और प्यूटेरियन टाइप, ठीक है। आगे अपन और देखेंगे इसके बारे में। तो बेंच टेरेसेस जो होते हैं वो अपन 6 से 33% स्लोप के यूज करते हैं, हाई स्लोप की अपन यूज कर सकते हैं। इसको अपन बोलते हैं इरोजन कंट्रोल फार्मिंग, ठीक है। ऑलवेज ग्रेटर देन 8% हो गई है, ठीक है। बहुत ज्यादा स्टीप स्लोप यूज करते हैं। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि कंजर्व द वाटर एंड रिड्यूस द इरोजन, ठीक है। इरोजन कंट्रोल स्ट्रक्चर है ये, तो इरोजन तो रिड्यूस होगा और कंजर्व करने के लिए वाटर को, ओके। देन इसको बोलते हैं स्टेयर केस फॉर्मिंग, क्योंकि क्या होता है कि स्टेयर केस टाइप से बनते हैं, अगर ये स्लोप है तो इस टाइप से इसको बनाते हैं अपन, ठीक है। तो एक स्टेयर का केस टाइप के इसकी फॉर्मिंग होती है, जिसमें अपन बोल सकते हैं ये राइजर है और ये लेवलर है, ठीक है।
ये इस टाइप का स्टेयरकेस टाइप की फॉर्मिंग होती है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं प्लेटफॉर्म लाइक स्ट्रक्चर या स्टेयरकेस फॉर्मिंग। ओके, ग्रेडेड टेरेसेस मैंने आपको पहले भी बताया था, चैनल टेरेसेस होते हैं जो कि मीडियम से हाई रेनफॉल में अपन यूज करते हैं। ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, रिड्यूस द लेंथ ऑफ द स्लोप। लेंथ ऑफ द स्लोप जो है रिड्यूस करना, हर जो कंजर्वेशन प्रैक्टिस मेजर्स है उसका कंसेप्ट होता है, क्योंकि स्लोप लेंथ आपको पता है डायरेक्टली एसोसिएटेड होता है सॉइल इरोजन से। अगर स्लोप लेंथ अगर अपन रिड्यूस कर देंगे, सॉइल इरोजन रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और इसका एक और पर्पस होता है ग्रेडेड का, हाई रेनफॉल पे यूज कर सकते हैं तो सेफ डिस्पोजल ऑफ द वाटर। इसका ये भी पर्पस होता है कि इसको अपन सेफ डिस्पोजल ऑफ द वाटर, यहाँ पर लिखा नहीं मैंने, सेफ डिस्पोजल ऑफ द वाटर विद नॉन इरोसिव वेलोसिटी के साथ अपन डिस्पोज कर सके। ठीक है, मैक्सिमम परमिटेड परमिसिबल ग्रेड जो है अपने पास 300 से 500 मीटर की जो है, ये ब्रॉड बेस्ड टेरेसेस है, तो इसकी जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो 300 से 500 मीटर अपन यूज करते हैं। ठीक है, लेवल टेरेसेस, लेवल टेरेसेस मैंने आपको पहले भी बताया था, जो कि ब्रॉड बेस्ड टेरेसेस की सेकंड कैटेगरी है, जिसको अपन लेस रेनफॉल भी यूज करते हैं, लो रेनफॉल भी यूज करते हैं। इसका जो प्राइमरी पर्पस होता है वो सॉइल कंजर्वेशन का होता है। ठीक है, ये कंजर्व करे सॉइल मॉइस्चर को। ओके, सॉइल इरोजन तो इसका कंट्रोल करने का पर्पस है ये, इसलिए इसको कंजर्वेशन टेरेसेस भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका प्राइमरी पर्पस होता है कंजर्व द सॉइल मॉइस्चर। स्लोप जहां पर लेस देन 6% होता है और रेनफॉल वेरी लो होती है। ठीक है, तो लो रेनफॉल में अपन यूज करते हैं उसको, इस कारण से उसको प्राइमरी पर्पस इसका कंजर्वेशन होता है, सॉइल कंजर्व करने का, और जहां पर स्लोप है वो 6% से कम हो। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं लेवल टेरेसेस। ओके, तो ये दो चीज क्लियर कर लीजिएगा। ज्यादा रेनफॉल होती है तो वहां पर अपन ब्रॉड बेस्ड टेरेसेस बनाते हैं, जो कि होता है ग्रेडेड टेरेसेस। ठीक है, ये भी ब्रॉड बेस्ड टेरेसेस है, ये दोनों ब्रॉड बेस्ड टेरेसेस है, बट ग्रेडेड टेरेस हाई रेनफॉल में यूज करते हैं, लेवल टेरेसेस लो रेनफॉल में यूज करते हैं, इसलिए दोनों का प्राइमरी फंक्शन भी अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसको वहां यूज करते हैं जहां पर लो रेनफॉल होती है विद डीप परमेबल सॉइल। ठीक है, तो ये इसकी कंडीशन होती है। ऑल्सो नोन एज द कंजर्वेशन टेरेसेस, क्योंकि प्राइमरी पर्पस होता है इसका सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन का। ठीक है, यूज्ड इन एरियाज वेयर द हैव द मीडियम डेप्थ ऑफ द सॉइल। ओके, ब्रॉड बेस्ड टेरेसेस को क्या बोलते हैं, ड्रेनेज टाइप टेरेसेस। क्यों? क्योंकि इसका मेन फंक्शन होता है वाटर को नॉन रिजर्व से ड्रेन आउट करना, इसका मतलब है सेफ डिस्पोजल ऑफ द एडिशनल वाटर। ठीक है, इसलिए इसको अपन यूज करते हैं, जो ब्रॉड बेस्ड टेरेसेस होते हैं उसको ड्रेनेज टाइप टेरेसेस जो बोलते हैं। ठीक है, बेंच टेरेसेस स्लोपिंग इनवर्ड्स। ठीक है, अब अपन बात करते हैं बेंच टेरेसेस के बारे में। ठीक है, तो डिफरेंट कैटेगरीज होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस टाइप की इसकी फॉर्मिंग होती है। इसमें अपन उसको बोलते हैं राइजर और इसको बोलते हैं लेवलर। ठीक है, तो ये जो लेवलर है इसके अलग अलग एंगल से अपन यूज करते हैं। अगर इसका एंगल ऐसा आउटवर्ड जा रहा है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रेट लाइन अगर ऐसा आउटवर्ड जा रहा है तो इसको अपन बोलते हैं बेंच टेरेसेस स्लोपिंग आउटवर्ड। ठीक है, अगर इसका एंगल इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, ये आपने देख लिया, ये थोड़ा एंगल जो है लेवलर थोड़ा ऊपर साइड में, ठीक है, तो अपन इसको बोलते हैं बेंच टेरेसेस स्लोपिंग इनवर्ड। ठीक है, और अगर सीधा रहे, ठीक है, इस टाइप से रहे, अगर लेवलर एकदम सीधा रहे इसका, तो इसको अपन बोलते हैं टेबल टॉप और लेवल बेंच टेरेसिस। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लेवल बेंच टेरेसिस की। जो लेवल बेंच टेरेसेस है उसको अपन बोलते हैं टेबल टॉप बेंच टेरेसेस। ठीक, तो ये अपन जनरली वहां यूज करते हैं जहां पर एक तो इरिगेशन जो है वो इरिगेटेड वाटर अपने पास अवेलेबल हो। ठीक है, जो यूजुअली इसको पैडी फील्ड के लिए बहुत यूज करते हैं, और जहां पर मीडियम रेनफॉल होती है, ठीक है, वहां पर अपन जो है लेवल बेंच टेरेसेस या टेबल टॉप बेंच टेरेसेस यूज करते हैं, जहां पर लेवलर एकदम सीधा होता है। ठीक है, बेंच टेरेसेस स्लोपिंग आउटवर्ड। ठीक है, स्लोपिंग आउटवर्ड कहां यूज करते हैं, जहां पर लो रेनफॉल हो। ठीक है, तो इसका प्राइमरी पर्पस होता है कि वाटर को कंजर्व करना। ठीक है, तो ये जो लेवलर होता है उसका थोड़ा नीचे होता है, ठीक है, आउटवर्ड। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब वेलोसिटी ऑफ वाटर धीरे धीरे यहाँ स्टीपनेस बढ़ रही, तो यहाँ पर इरोजन के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को एक शोल्डर बॉन्ड प्रोवाइड करते हैं इस टाइप से। ठीक है, तो इस वेलोसिटी को रिड्यूस कर सके, और ये लो रेनफॉल में यूज करते हैं। इसलिए क्या होता है कि शोल्डर बॉन्ड का फंक्शन होता है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है मॉइस्चर यहाँ पर वाटर को एक्यूमुलेट करके थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर यहाँ का बढ़ा सके। ठीक है, तो दो फंक्शन होते हैं शोल्डर बॉन्ड के, एक तो होते हैं कि एक तो मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए, दूसरा है कि ये आउटर एज में यहाँ पर क्या होता है कि चांसेस होते हैं इरोजन के, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ती है यहाँ पर टेरेसेस के आउटवर्ड होने के कारण। ठीक है, तो इस कारण से जो स्टेबिलिटी है आउटर एज में प्रोवाइड करता है। ये फंक्शन होते हैं अपने पास शोल्डर बॉन्ड के, और अपन कहाँ यूज करते हैं, बेंच टेरेसेस स्लोपिंग आउटवर्ड। ठीक है, तो शोल्डर बॉन्ड्स आर प्रोवाइडेड फॉर द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, दिस शोल्डर बॉन्ड्स रिटेन द वाटर। ठीक है, ये वाटर को रिटेन भी रखते हैं एंड प्रोवाइड एडिशनल स्टेबिलिटी टू द आउटर एज ऑफ द बेंच टेरेसेस। ठीक है, नॉमिनल साइज का अपन यूज करते हैं यूजुअली 0.3 मीटर इसकी, या फिर अपन बोल सकते हैं 1 फीट जो होती है वो हाइट होती है। ठीक है, नॉमिनल साइज का प्रोवाइड करते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा साइज नहीं होता। टेबल टॉप बेंच टेरेसेस मैंने आपको पहले भी बताया था, मीडियम रेनफॉल में यूज करते हैं पैडी कल्टीवेशन में, या इसको बोलते हैं अपन इरिगेशन टाइप बेंच टेरेसेस, लेवल टाइप बेंच टेरेसेस या टेबल टॉप बेंच टेरेसेस। ठीक है, आप याद रखिएगा लेवल टेरेसेस अलग है। ठीक है, लेवल टेरेसेस जो है वो ब्रॉड बेस्ड कैटेगरी में है, जिसको अपन कंजर्वेशन टेरेसेस बोलते हैं। ठीक है, बट लेवल बेंच टेरेसेस अलग है। ठीक है, जहां पर लेवल बेंच टेरेसेस आया तो वहां पर अपन ये वाला अपन है। ठीक है, जहां पर अपन मीडियम रेनफॉल के लिए यूज करते हैं, पैडी कल्टीवेशन के लिए, यहाँ पर जहां इरिगेशन वाटर होता है। ठीक है, इसको टेबल टॉप बेंच टेरेसेस बोलते हैं। ठीक है,
हिस टाइप के बेंच टेरेसेस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये क्वेश्चन बहुत आता है कि बेंच टेरेसेस विथ हैव अ रिवर्स ग्रेड टुवर्ड्स द हिल, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। द एरिया लॉस्ट इन अ टेरेसिंग डिपेंड अपॉन द बेटर स्लोप। बेटर स्लोप मतलब होता है इंक्लिनेशन ऑफ द राइजर, ठीक है। तो अपन ये देख सकते हैं कि लेवलर को अपन ऊपर नीचे करके इसको स्लोपिंग आउटवर्ड इनवर्ड बना दी, बट ये जो राइजर होता है, ठीक है, इसका भी जो एंगल होता है वो बहुत डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा राइजर का एंगल होगा उतना ही ज्यादा वो बेंच टेरेसेस उसका टोटल डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो अपने कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देखें तो अगर अपने पास एक सीधा अगर राइजर है, ठीक है, तो अपने जो कंस्ट्रक्शन एरिया है वो लगभग इतना होगा, ठीक है, इतना कंस्ट्रक्शन एरिया होगा। बट अगर अपन राइजर एंगल को जो थोड़ा इंक्लाइन कर दें, ठीक, इस टाइप से करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन एरिया बढ़ जाएगा। तो जो कंस्ट्रक्शनल एरिया है वो डिपेंड करता है जो कंस्ट्रक्शन कितना करना है वहां पर उसके राइजर इंक्लिनेशन पे, ठीक है। या फिर अपन बोल सकते हैं बेटर स्लोप, यहाँ पर एक बेटर स्लोप बन रहा है, इस टाइप के स्लोप को अपन बोलते हैं बेटर स्लोप, ओके। तो जो बेटर स्लोप है उसमें कितना एरिया लॉस हो रहा है, ठीक है, या फिर कितना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो डिपेंड करता है उसका बेटर स्लोप पे, ठीक है। जो अपने पास लेवलर उसके उससे अपन को जो कंस्ट्रक्शन एरिया वो चेंज नहीं होने वाला, बट राइजर का है जो उससे कंस्ट्रक्शन एरिया या कितना भी एरिया लॉस हो रहा है बेंच टेरेसिंग में, वो अपन डिसाइड करता है कितना उसका इंक्लिनेशन है राइजर का, ठीक है। देन अपन बात करते हैं हॉरिजॉन्टल इंटरवल ऑफ द टेरेसेस इज आल्सो नोन एज द टेरेस इंटरवल, ठीक है। आप डिजाइन में ये क्लियर पढ़ लेंगे कि जो टेरेस इंटरवल होता है वो उसी को अपन बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इंटरवल, ठीक है। The vertical interval of the bench test is decided on a basis of the land slope और soil depth। तो आप इसका फॉर्मूला देखेंगे तो आप उसमें क्लियर देखेंगे जो वर्टिकल इंटरवल होता है बेंच टेस्ट का वो डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ द लैंड स्लोप और सॉइल डेप्थ पे, ठीक है। WS अपॉन 100 माइनस V ऐसा कुछ फॉर्मूला है इसका, ठीक है। तो उसमें अपन क्लियर देख सकते हैं डेप्थ ऑफ द सॉइल का और लैंड स्लोप का, ठीक है। देन अपन बात करते हैं बंडिंग का। बंडिंग एक और कंजर्वेशन मेजर्स है, ठीक है। तो ज्यादा अगर ज्यादा बहुत ज्यादा स्लोप्स होते हैं जहां पर वहां पर अपन बेंच टेरेसेस और टेरेसेस यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ यूज करते हैं जहां पर लैंड स्लोप 2 से 10% हो, ठीक है। तो अपन बेंच टेरेसेस में देखे थे जहां पर 8% से ज्यादा या 7 से 33% तक जो स्लोप होता है वहां पर अपन टेरेसिंग यूज करते हैं, और 2 से 10% है अपने पास, बट नॉट ग्रेटर देन 10% वहां पर बंडिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी पर्पस क्या होता है, रिटेन द वाटर, क्रिएटिंग द ऑब्स्ट्रक्शन एंड कंट्रोल द इरोजन, ठीक है। तो कुछ वाटर को रिटेन करना है, एरेबल लैंड में बनाते हैं इसलिए सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन भी इसका पर्पस है, और इरोजन कंट्रोल का, ठीक है। ये भी इंजीनियरिंग कंजर्वेशन मेजर है। बंडिंग एंड ब्रॉड बेस्ड टेरेसिंग आर कॉमनली यूज्ड एज सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स, ठीक है। तो बंडिंग और ब्रॉड बेस्ड टेरेसिंग, ठीक है, ये जो कॉमनली यूज करते हैं सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स को, ठीक है। इनका जो रिटर्न पीरियड परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर एटलीस्ट 50 से 25 से 50 ईयर्स उसका होता है रिटर्न पीरियड, और इनको अपन डिसाइड करते हैं 10 ईयर्स में, ठीक है। तो सिर्फ परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को छोड़ के जो भी होते हैं, टेरेसिंग होती, बंडिंग होती, ग्रास वाटरवेज होती, जो भी आप डिजाइन देखेंगे वो सब रिटर्न पीरियड उसके 10 ईयर्स में डिजाइन करते हैं, बट परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को अपन 25 से 50 ईयर्स के लिए डिजाइन करते हैं, एटलीस्ट 25 ईयर्स अपन लेते हैं, ठीक है। फ्री बोर्ड जो है वो ऐड करते हैं बंड हाइट में, ठीक है। तो ये डिजाइन ऑफ बंडिंग में आप देखेंगे जो फ्री बोर्ड है उसको एडिशनली अपन लेते हैं बंड की हाइट में, ओके। दो टाइप के बंद होते हैं, ग्रेडेड बंड्स और कंटूर बंड्स, ठीक है। ग्रेडेड बंड जो है वो हाई रेनफॉल में यूज करते हैं जिसका प्राइमरी पर्पस होता है एक तो इरोजन कंट्रोल करना, दूसरा डिस्पोजल ऑफ द एडिशनल वाटर, सेफली डिस्पोजल ऑफ द एडिशनल वाटर, ठीक है। तो आप जहां भी देखना ग्रेडेड वर्ड आएगा वहां पर आप देखेंगे हाई रेनफॉल के लिए यूज करना है, और उसका प्राइमरी पर्पस होगा कि डिस्पोजल ऑफ द वाटर के लिए, ठीक है। बट कंटूर बंड्स जो अपने पास जो है वो लो रेनफॉल में यूज करते हैं, और उसका जो प्राइमरी पर्पस होता है वो सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन का होता है, ठीक है। तो इसका रेनफॉल लेस देन 700 mm पर ईयर होता है, उसका प्राइमरी पर्पस होता है सॉइल मॉइस्चर को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। स्लोप जहां पर 6% से ज्यादा हो कंटूर में यूज कर रहे हैं, इसका मतलब हाई स्लोप में अपन यूज कर रहे हैं। यूज टू कंजर्व द सॉइल मॉइस्चर, इसका प्राइमरी पर्पस है क्लोज एट द एंड टू स्टोर द स्टॉर्म रन ऑफ, ठीक है। तो इस टाइप का कंस्ट्रक्शन होता है, ये स्लोप है, तो इस टाइप के अपन बीच बीच में बंड्स बना देते हैं, तो ये जो वाटर को रिटेन करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्लोज एट द एंड टू स्टोर द रन ऑफ वाटर, ठीक है। ये स्टोर रन ऑफ वाटर को स्टोर करने के लिए करते हैं जो अल्टीमेटली सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन को बढ़ाते हैं, ठीक है। यूजुअल क्रॉस सेक्शन जो है वो 1 स्क्वायर मीटर का लेते हैं, ठीक है, और इसकी हाइट है 0.3 से 1 मीटर के बीच में, ठीक है। और इसका जो ओवरऑल क्रॉस सेक्शन इस टाइप का इसका शेप होता है, ठीक है। तो इसकी जो हाइट है अपने पास वो हाइट लगभग इसके लेते हैं 0.3 से 1 मीटर के बीच में, और इसका जो क्रॉस सेक्शन है 1 स्क्वायर मीटर से कम लेते हैं, ठीक है। यूजर जो 1 स्क्वायर मीटर का क्रॉस सेक्शन लेते हैं, ठीक है। वही बात करें अपन ग्रेडेड बंड की। ग्रेडेड बंड को जहां पर हाई रेनफॉल के लिए यूज करते हैं 700 mm पर ईयर से ज्यादा होता है, रिलेटिवली हाई रेनफॉल होती है, स्लोप इसका कम होता है 0.5 से 2% के बीच में, ठीक है। इसका प्राइमरी पर्पस होता है सेफ डिस्पोजल ऑफ द रन ऑफ वाटर, ओके।
इसमें अलग अलग दो टाइप के होते हैं, कांस्टेंट ग्रेड और वेरिएबल ग्रेड। ठीक है, तो वेरिएबल ग्रेड अपन वहां पर प्रोवाइड करते हैं जहां पर बंड क्रॉस सेक्शन को अपन यूनिफॉर्म रखना है। ठीक है, ये जो विद द स्लोप जो ग्रेडेड बंड है उनका क्रॉस सेक्शन चेंज होते रहता है। ठीक है, तो इस वहां पर वेरिएबल ग्रेड वहां प्रोवाइड करते हैं जहां पर बंड के क्रॉस सेक्शन को अपन यूनिफॉर्म रखना है। ठीक है, साइड स्लोप ऑफ द बंड इज द फंक्शन ऑफ द बंड हाइट एंड द एंगल ऑफ रिपोज ऑफ द फिल मटेरियल। ठीक है, तो जो बंड की हाइट है और एंगल ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द फिल मटेरियल है वो डिसाइड करता है उसका साइड स्लोप कितना। साइड स्लोप क्या होगा, अगर अपने पास ये बंड है तो इसका अपस्ट्रीम साइड और डाउनस्ट्रीम साइड कितना स्लोप है, ये वाली साइड स्लोप्स का वो जो डिसाइड होता है वो एंगल ऑफ रिपोज ऑफ द मटेरियल। इसका मतलब है कि जो अपन अर्दन वर्क यूज कर रहे हैं जो कि सॉइल है उसका प्रॉपर्टी क्या है, उसकी एंगल ऑफ रिपोज क्या है और उसकी बंड की हाइट कितनी है। ठीक है, देन अपन बात करते हैं कलवर्ट्स। कलवर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। कलवर्ट्स आपने देखे होंगे कि पुलिया जो होती है उसको कलवर्ट्स बोलते हैं। ठीक है, तो कलवर्ट्स में क्या होता है कि फ्लो इज ऑकर्स व्हेन द पाइप स्लोप इज ग्रेटर देन द नेचुरल स्लोप। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक ये कोई रोड है और इसके बीच में कोई वाटर कोर्स जा रहा है। ठीक है, यहाँ से वाटर कोर्स जा रहा है, अपन ने यहाँ पर कलवर्ट बनाया है। ठीक है, तो कलवर्ट का अगर ये अपने पास टॉप व्यू होगा, साइड व्यू अगर देखें कि अपने पास एक नेचुरल स्लोप है। ठीक है, तो अपने पास अगर बीच में कोई पाइप को अगर अपन ने इंस्टॉल किए है, ठीक है, अगर इसमें फ्लो तभी होगा जब ये नेचुरल स्लोप से ज्यादा होगा। ठीक है, तो फ्लो इज ऑकर्स व्हेन द पाइप स्लोप इज ग्रेटर देन द नेचुरल स्लोप, तभी जो वाटर है पहले डाउनस्ट्रीम में जाएगा थ्रू द पाइप। ठीक है, पाइप कलवर्ट होते हैं, स्मॉल ड्रेनेज वर्क्स की अपन पाइप यूज करते हैं। बट बॉक्स कलवर्ट, बॉक्स मतलब इस टाइप का बॉक्स होते हैं जिसमें दो अपने पास पिलर्स होते हैं, ये अपने पास पिलर्स होते हैं और एक इस प्रॉपर स्पैन होता है। ठीक है, तो ये इसको अपन बोलते हैं बॉक्स कलवर्ट। ये यूजुअली आरसीसी का बनाते हैं, ये कभी कभी मेसोनरी का भी बनाते हैं। तो यहाँ पर पाइप इंस्टॉल नहीं करते, इस टाइप का बॉक्स का कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। ठीक है, दो कॉलम और एक स्पैन बना के। ठीक है, इसको लार्ज ड्रेनेज वर्क के लिए यूज करते हैं। ठीक है, बॉक्स कलवर्ट को preferred for the construction especially in a loose soil condition and for the large spans। ठीक है, box culverts can be used for the single span of the 3 मीटर और डबल स्पैन ऑफ द 6 मीटर विड्थ। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अगर सिंगल अगर अपने पास जो रोड है, यहाँ पर रोड को अपन जो क्रॉस कर रहे हैं वहां अगर 3 मीटर की है तो अपन सिंगल स्पैन बना देते हैं, और अगर 6 मीटर है तो वहां पर डबल स्पैन बना देते हैं। ठीक है, स्पैन मतलब ये टॉप जो अपन स्पैन लगते हैं स्लैब। ठीक है, उसी को बोलते हैं स्पैन। ठीक है, देन अपन बात करते हैं ग्रॉस वाटर वे। ग्रॉस वाटर क्या होता है कि डिस्पोजल मैकेनिज्म होता है बंडिंग और टेरेसिंग। जब भी अपन बंड्स और टेरेसेस बनाते हैं तो उसमें अपने पास एक ये होता है कि जो एडिशनल वाटर बच रहा है, ठीक है, तो सॉइल मॉइस्चर हो गया, वहां पर वाटर का एक्यूमुलेशन हो गया, बट जो एडिशनल वाटर आता है, ठीक है, एडिशनल जो रन ऑफ होता है उसको अपन आउटलेट में सेफली डिस्पोज कैसे करें, तो उसके लिए अपन ग्रास वाटर वे यूज करते हैं। ठीक है, इसको भी 10 ईयर के जो है रिटर्न पीरियड में अपन बनाते हैं। डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बेसिकली ये चैनल्स होते हैं। ठीक है, ग्रास्ड चैनल्स होते हैं। ठीक है, जो चैनल्स होते हैं जो सेफली जो वाटर है उसको डिस्पोज कर देते हैं एट द सुटेबल लोकेशन। ठीक है, इसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है, डिस्पोजल ऑफ द एडिशनल रन ऑफ वाटर फ्रॉम द क्रॉप लैंड। ठीक है, तो बंडिंग और टेरेसिंग मैंने आपको बताया था, क्रॉप लैंड कल्टीवेशन लैंड पे बनती है ये, और उसमें एडिशनली जो वाटर डिस्पोज करने के लिए अपन ग्रास वाटर यूज करते हैं। यूज्ड एज आउटलेट फॉर द बंड्स एंड टेरेसेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन एरियाज वेयर द नेचुरल ड्रेन इज नॉट एबल फॉर द डिस्पोजल ऑफ द स्ट्रक्चर अलोंग विद द फील्ड बंड्स, तो वहां पर अपन यूज करते हैं जहां पर फील्ड बंड्स बने हुए हैं ऑलरेडी। कंटूर बंड्स की बात नहीं कर रहा, फील्ड बंड्स आपने देखे हुए खेतों में नेचुरली मतलब मैन मेड जो है ऐसे फील्ड बंड्स बने होते हैं। ठीक है, इस टाइप के फील्ड बंड्स चारों तरफ बने होते हैं। ठीक है, तो अलोंग द कंटूर नहीं होती है, फील्ड्स में बने होते हैं। तो अगर वहां पर नेचुरली कोई ड्रेन है जो उस एडिशनल वाटर को ड्रेन आउट कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जहां पर नेचुरली ड्रेन अवेलेबल नहीं है तो अपन वहां पर इस टाइप के ग्रास वाटर बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये मैन मेड ड्रेन्स होती हैं जिसको अपन सेफली डिस्पोजल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप की शेप्स होती हैं चैनल्स की, एक होती है ट्रायंगुलर ग्रास वाटरवे, ट्रेपेजॉइडल और पैराबोलिक। ठीक है, पैराबोलिक जो होती है स्टेबल होती है, और इसका जो प्रोसीजर ग्रास वाटरवे होता है पैराबोलिक होता है इसका, और ये मोस्ट इकोनॉमिकल टाइप की बोलते हैं, हाइड्रोलॉजिकली मोस्ट इकोनॉमिकल होती है। ट्रायंगुलर इस टाइप की होती है, ट्रेपेजॉइडल जो है वो इस टाइप का होता है, और पैराबोलिक इस टाइप की होती है। ठीक है, तो ये जो पैराबोलिक होती है ये मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन होता है, और ये नेचुरल ग्रास वाटरवे वो भी पैराबोलिक नेचर की होती है, और ये कंस्ट्रक्शन में डिफिकल्ट होती है। ठीक है, जो पैराबोलिक ग्रास वाटरवे है वो कंस्ट्रक्शन में डिफिकल्ट होती है, इसलिए अपन पहले इसको पैराबोलिक बनाते हैं, धीरे धीरे जो है वो नेचुरली ये पैराबोलिक जो शेप में उसमें कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन जो है वो ट्रेपेजॉइडल का करते हैं जो कि इजी टू कंस्ट्रक्ट है, बट इकोनॉमिकल ज्यादा होती है, वो होती है इकोनॉमिकल सेक्शन होता है। हाइड्रोलॉजिकली जो इकोनॉमिकल सेक्शन होता है वो पैराबोलिक का होता है। मॉर्गन ने डिस्क्राइब किया था प्रोसीजर टू डिजाइन द पैराबोलिक ग्रास वाटरवे का। ठीक है, इसमें परमिसिबल फ्लो वेलोसिटी जो है
उसके हिसाब से अपन ग्रेड इसका डिसाइड करते हैं कितना ग्रेड होना चाहिए इसका। अगर अपने पास बहुत पूरा ग्रास कवर है तो उसकी 0.9 से 1.2 मीटर पर सेकंड होना चाहिए। गुड ग्रास कवर है तो 1.5 से 2 मीटर पर सेकंड होना चाहिए। एक्सीलेंट है 2 से 2.5 मीटर पर सेकंड होना चाहिए। ठीक है। मैनिंग्स रफनेस कोफिशिएंट जो अपन लेते हैं इसके फॉर्मूले में, इसके डिजाइन में 0.002 से 0.4 के बीच में लेते हैं। और जो रिकमेंडेड ग्रेड है वो 5% है, बट ये 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ग्रास वाटरवे का जो स्लोप है वो 5 से 10 के बीच में होना चाहिए, 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इन जनरल 5% लेते हैं। ठीक है। देन ग्रेविटी डैम्स की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल डैम्स होते हैं ये। ठीक है। डिजाइनर से सच अ वेट दैट द ओन वेट रजिस्ट द एक्सटर्नल फोर्सेस। तो ग्रेविटी की बात कर रहा है, इसका मतलब इसका ओन वेट जो है वो रजिस्ट कर रहा है एक्सटर्नल फोर्सेस को। ठीक है। इसका मतलब इसमें कोई भी टेंशन डेवलप नहीं हो रहा। इसको अपन डिजाइन करते हैं, इसका शेयर स्ट्रेस जीरो होना चाहिए, क्योंकि ग्रेविटी डैम जो है वो आरसीसी के लिए बनते हैं, इसलिए इसमें शेयर स्ट्रेस जीरो होना चाहिए। बट टेंसाइल स्ट्रेस अप टू द 500 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अपलिफ्ट प्रेशर एक्ट एज अ फाउंडेशन ऑफ द बेस ऑफ द डैम। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो अपलिफ्ट प्रेशर होता है वो फाउंडेशन ऑफ द बेस ऑफ द डैम पर जनरेट होता है। ठीक है। हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है वो है ग्रैंड डिक्सन स्विट्जरलैंड में, 284 मीटर का। और वहीं इंडिया में जो भाखरा नांगल है वो 226 मीटर है। ठीक है। ये सब एग्जांपल है ग्रेविटी डैम्स के। ठीक है। देन अपन बात करते हैं गली कंट्रोल स्ट्रक्चर के। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, दो टाइप की अप्रोचेस होती है, एक डायरेक्ट अप्रोचेस और इनडायरेक्ट अप्रोचेस। डायरेक्ट अप्रोचेस होती है जिसमें अपन परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। इनडायरेक्ट अप्रोचेस होती है कि उस वाटर को अपन आने से पहले कहीं डाइवर्ट कर दे। ठीक है। कोई भी गली अगर बन रही है तो उससे जो इनकमिंग वाटर है उसको कहीं अपन डाइवर्ट करके कोई सुटेबल लोकेशन में डिस्पोज ऑफ कर दें। ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं डाइवर्जन चैनल। ठीक है। तो डाइवर्जन कैनाल शुड बी कंस्ट्रक्टेड एट अ डिस्टेंस इक्वल टू टाइप्स ऑफ द गली डेप्थ। ठीक है। तो अपन जो डिस्टेंस रखते हैं ये दोनों के बीच का, गली हेड से यहाँ का जहां से गली स्टार्ट हो रही है उसके डेप्थ से एटलीस्ट ट्वाइस ऑफ द डेप्थ उसका डिस्टेंस अपन रखते हैं डाइवर्जन चैनल्स का। ठीक है। डबल रो ब्रशवुड चेक डैम्स इज यूज्ड अप टू द 6 मीटर हाइट। ठीक है। तो ये एक टेम्परेरी गली कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं, डबल रो और सिंगल रो ब्रशवुड चेक डैम्स। उसकी हाइट जो है 6 मीटर से ज्यादा नहीं रखना चाहिए। ठीक है। वी शेप गलीज में अपन सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि उतना एग्रेसिव नेचर के नहीं होते वी शेप गलीज, और हाई रीचेस बनाते हैं, इसलिए वहां पर अपन सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर्स जैसे पॉलीवैग चेक डैम्स, गेबियंस, एलएससीडी ये सब यूज करते हैं। यू शेप गलीज जो होती है हाई वॉल्यूम ऑफ वाटर के कारण क्रिएट होती है, वहां पर हाई वॉल्यूम ऑफ वाटर अपन को हैंडल करना पड़ता है और यूजुअली लोअर पोर्शन में होती है, इसलिए वहां पर परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर ही यूज होते हैं। ठीक है। जिनकी एडुकेट कैपेसिटी होना चाहिए। ठीक है। देन अपन बात करते हैं टेम्परेरी स्ट्रक्चर इज यूज टू ट्रीट द स्मॉल एंड मीडियम गलीज। ठीक है। इस जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स हैं वो स्मॉल और मीडियम गलीज को यूज करने के लिए होती है, बट जो लार्ज डीप नैरो गलीज होती है उनके लिए अपन सेमी परमानेंट और परमानेंट स्ट्रक्चर यूज करते हैं। ठीक है। हाइट ऑफ द नेटिंग डैम। नेटिंग डैम आपको मैंने बताया था कि एक सेमी परमानेंट टाइप का स्ट्रक्चर होता है, सेमी परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है। उसके जो 60 सेंटीमीटर गली बेड है उससे एटलीस्ट रखना चाहिए। मान लेते हैं कि ये अपने पास एक गली है, तो ये जो नेट अपन यहाँ पर बांध रहे हैं ये बॉटम से कम 60 सेंटीमीटर अब होना चाहिए। ठीक है। नेटिंग डैम ये नेट्स होते हैं, बेसिकली वायर नेट्स वगैरह होते हैं या क्वाई नेट्स वगैरह हो सकते हैं। ठीक है। तो इसका फंक्शन होता है कि ये गली को कंट्रोल करना। ओके। देन अपन बात करते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग एक और एक एग्रोनॉमिकल मेजर्स होता है कंट्रोल का। ठीक है। इरोजन कंट्रोल का, सॉइल इरोजन कंट्रोल का। ठीक है। तो इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? चेक द रन ऑफ एंड फोर्स टू इन्फिल्ट्रेट द वाटर इन द सॉइल। ठीक है। मोस्ट एग्रोनॉमिकल मेजर होता है ये फॉर गली कंट्रोल। ठीक है। इन एरेबल लैंड्स। ठीक है। स्ट्रिप क्रॉपिंग अपन यूज करते हैं एरेबल लैंड में, और सॉइल कंजर्वेशन मेजर होता है मच बेटर इफेक्टिव विद द क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन के साथ में ये ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है। 3 टाइप के होता है, वैसे तो 4 टाइप की होती है। कंटूर, स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या करते हैं, पर अगर अपने पास कोई एक एग्रीकल्चर लैंड है तो अपन एज ए स्ट्रिप में जो है वो कल्टीवेशन करते हैं। ठीक है। स्ट्रिप्स में जो है वो एक छोटे छोटे जैसे बॉर्डर इरिगेशन होता है ना, उसी टाइप से एक स्ट्रिप्स में अपन जो है कल्टीवेशन करते हैं। ठीक है। जो क्रॉप्स को अपन स्ट्रिप्स में लगाते हैं। ठीक है। तो कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है कि इन स्ट्रिप्स को अगर अपन along द कंटूर्स लगाएं या फिर अक्रॉस द डायरेक्शन ऑफ द स्लोप। ठीक है। अक्रॉस द 90 डिग्री टू डायरेक्शन ऑफ द स्लोप या फिर along द कंटूर्स अगर अपन लगाएं तो उसको अपन बोलेंगे एक्जैक्टली ऑन द कंटूर्स, दैट इज द कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग। ठीक है। परमिसिबल स्लोप इसका होता है 0.1 से 0.5%। ओके। फील्ड स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है कि फील्ड स्ट्रिप क्रॉपिंग को अपन 90 डिग्री में तो लगाते हैं अक्रॉस द स्लोप, बट नॉट एक्जैक्टली ऑन कंटूर्स। ठीक है। कभी कभी दिक्कत क्या होती है कि कंटूर्स का आइडेंटिफिकेशन करना प्रैक्टिकली फार्मर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। इस कारण से इन रफ अपन देख लेते हैं कि वो अक्रॉस द स्लोप है, मतलब स्लोप के अगेंस्ट में, बट
नॉट एक्जैक्टली ऑन अ कंटूर्स, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं फील्ड स्ट्रिप क्रॉपिंग। बफर स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है कि इसमें अलग अलग टाइप की क्रॉप्स लगाते हैं। ये जो क्रॉप्स है, दो टाइप की क्रॉप्स होती है, इरोजन पोटेंशियल क्रॉप्स और इरोजन रेजिस्टिंग क्रॉप्स, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं कि बफर बीच बीच में कोई बफर स्ट्रिप्स भी लगा देते हैं जो कि इरोजन रेजिस्टिंग क्रॉप्स होती हैं, ठीक है। उस टाइप के बफर अलग अलग टाइप के अपने पास स्ट्रिप्स बनती है अलग अलग क्रॉप्स की, ठीक है। तो उसकी पोटेंशियल कैपेबिलिटी देख लेते हैं इरोजन की, तो उस टाइप से बीच बीच में बफर स्ट्रिप्स डालते हैं अपन, ठीक है। तो क्रॉप्स ग्रोस इन अ बफर विद द विड्थ ऑफ 2 to 4 मीटर्स की विड्थ रखते हैं, ठीक है, जो कि बफर स्ट्रिप क्रॉप होती है, इरोजन रेजिस्टिंग क्रॉप्स होती हैं, ठीक है। विंड स्ट्रिप्स को आप क्या करते हैं, विंड इरोजन जहां पर परमानेंट होता है वहां यूज करते हैं, उसको कंटूर्स और वो सब नहीं देखते हैं, बट ये देखते हैं कि उसका डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड क्या है, ठीक है। अगर डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड ये है, ठीक है, तो इस टाइप से इसको कंस्ट्रक्शन कर, इस टाइप से उसकी क्रॉपिंग अपन बनाते हैं, ठीक है, इस टाइप से इसकी स्ट्रिप्स बनाते हैं, ठीक है, अक्रॉस द डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड, वो देख लेते हैं। तो इसमें अपन कंटूर्स और वो सबको कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। देन कंटू कल्टीवेशन क्या होता है, कल्टीवेशन एग्जैक्टली ऑन द कंटूर्स, ठीक है। अगर कल्टीवेशन एग्जैक्टली और कंटूर्स हो रहा है, इसका मतलब है वहां स्टेप्स नहीं बना रहा है, सिंपल कल्टीवेशन कर रहा है, तो उसको बोलते हैं अपन कंटू कल्टीवेशन। ये भी एग्रोनॉमिकल मेजर होता है सॉइल कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस का, ठीक है। देन प्राइमरी पर्पस टू कंजर्व द मॉइस्चर ऑन अ लो रेनफॉल एरिया, ठीक है। इफेक्टिव स्लोप 3 से 8% होता है और उसकी स्पेसिंग होती है 25 से 33 mm, ठीक है। Contour cultivation give the best result against the soil erosion when the land slope is small and uniform, ठीक है। तो जो लैंड स्लोप स्मॉल और यूनिफॉर्म है तो वहां कंटूर कल्टीवेशन, देन नहीं तो अपन स्ट्रिप क्रॉपिंग पे चल जाते हैं। लीस्ट इफेक्टिव क्रॉप अगेंस्ट द इरोजन इज द वेजिटेबल्स, क्यों, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम होती है, डेंसिटी कम होती है तो जो एरिया जो बीच में बनता है वो एक्सपोज्ड होता है क्लाइमेट के, इस कारण से वहां पर इरोजन के चांसेस होते हैं, ओके। देन अपन बात करते हैं फार्म पॉन्ड की। दो टाइप के फार्म पॉन्ड होते हैं, बेसिकली रिजर्वायर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्मॉल आर्टिफिशियल रिजर्वायर्स होते हैं। दो टाइप के होते हैं, डग आउट टाइप फार्म पॉन्ड्स और एम्बैंकमेंट टाइप फार्म पॉन्ड्स। डग आउट टाइप फार्म पॉन्ड्स जहां पर लैंड स्लोप लेस देन 4% रहे वहां पर यूज करते हैं, तो इसको जो है वो खेत में अपन डग करके इसको खोद के बनाते हैं, ठीक है। बट एम्बैंकमेंट टाइप फार्म पॉन्ड अपन वहां यूज करते हैं जहां पर लैंड स्लोप 4% से ज्यादा होता है, ठीक है। तो वहां पर जो है खोदने से जो है वो सॉल्यूशन नहीं होता, तो वहां पर अपन एम्बैंकमेंट टाइप का बना देते हैं, ठीक है। तो ये जो फार्म पॉन्ड इस टाइप के होते हैं, अगर ये लैंड सरफेस होते हैं इस टाइप से इसको दग कर देते हैं, और अगर अपने पास एम्बैंकमेंट टाइप बना रहा कोई स्लोपी लैंड है तो अपन यहाँ पर ऐसे एम्बैंकमेंट का कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो वाटर है ये रिटेन हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर अपन अगर स्लोप अपने पास कम है तो अपन सिंपली डग कर देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के होते हैं एम्बैंकमेंट टाइप या डग आउट टाइप फार्म पॉन्ड, ठीक है। तो इसको जो डग आउट टाइप फार्म पॉन्ड स्लोप पर जिसका लेस होता है 4% से, और जहां पर वाटर टेबल लाइज करता है 1.5 से 2 मीटर पे, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर टेबल जो है वो 1.5 से 2 मीटर होता है, तो वहां पर डग आउट फार्म पॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि ये सरफेस वाटर को स्टोर नहीं करता है, कुछ बेस फ्लो का भी पार्ट लेता है, ठीक है। बट एम्बैंकमेंट टाइप फार्म पॉन्ड क्या होते हैं कि अपन एम्बैंकमेंट बनाते हैं तो यहाँ पर एक डेजिग्नेटेड सरफेस होती है, सरफेस वाटर होता है या रन ऑफ होता है जो कि इसको रिटेन करता है, ठीक है। देन अपन बात करते हैं ऑफ स्ट्रीम जो साइड स्लोप, इसका 1:1 लेते हैं, आप याद रखिएगा कि इसका शेप जो होता है वो ट्रेपेजोइडल शेप का होता है, इस टाइप का होता है। तो इसका जो साइड स्लोप है यहाँ पर 1:1 लेते हैं अपन, ठीक है, डग आउट टाइप फार्म पॉन्ड में, ठीक है। देन अपन बात करेंगे ऑफ स्ट्रीम स्टोरेज पॉन्ड, जो इसका सोर्स होता है वो एफएमएल स्ट्रीम होती है। एफएमएल स्ट्रीम आपको मैंने बताया था कि जो स्टॉर्म ड्रेन होती है, ठीक है, जब सिर्फ जब भी स्टॉर्म आती है तब रिफ्लेक्ट होती है, उस टाइप की स्ट्रीम्स में जो है ऑफ स्ट्रीम स्टोरेज पॉन्ड अपन यूज करते हैं, ठीक है। देन अपन बात करते हैं इमरजेंसी स्पिलवेज की। तो इमरजेंसी स्पिलवेज कौन से होते हैं, फार्म पॉन्ड्स में या रिजर्वायर्स में होता क्या है कि एक तो मैकेनिकल स्पिलवे होते हैं जो कि उसके डिस्पोजल ऑफ वाटर के लिए जरूरी होता है, बट इमरजेंसी स्पिलवे भी अपन यूज करते हैं क्योंकि कभी एक्सपेक्टेड रन ऑफ से भी ज्यादा वाटर आ जाता है, तो उस केस में अपन को एक इमरजेंसी स्पिलवे प्रोवाइड करना पड़ता है जिसकी हाइट मैकेनिकल स्पिलवे से थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है। हाइट ज्यादा होती है इसका मतलब है कि कभी इमरजेंसी सिचुएशन होती है उसमें अपन इस टाइप के स्पिलवेज को यूज करते हैं, ठीक है, ड्रॉप इनलेट स्पिलवे या रिजर्वायर्स में, ठीक है। लोकेशन ऑफ द इमरजेंसी स्पिलवे इस एम्बैंकमेंट पॉन्ड शुड बी एट द मैक्सिमम एक्सपेक्ट। एम्बैंकमेंट पॉन्ड पे भी अपन यूज करते हैं क्योंकि वो भी एक प्रकार का रिजर्वायर है, एम्बैंकमेंट टाइप मॉडल है। तो एम्बैंकमेंट मैंने आपको बताया था ड्रॉप रिलेटिव स्पिलवे बनाते हैं जो कि मैकेनिकल स्पिलवे होता है, और इमरजेंसी स्पिलवे के लिए अपन जो है यूज करते हैं, ठीक है, जो सेफ्टी पर्पस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। शुड बी एट द मैक्सिमम एक्सपेक्टेड फ्लड लेवल ड्यूरिंग द एक्सपेक्टेड इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये जो इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी होती है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होती है, उसके लिए यूज करते हैं अपन इमरजेंसी स्पिलवे, ठीक है। फार्म पॉन्ड्स आर कंस्ट्रक्टेड विद द कंसंट्रेशन ऑफ द ग्रेटर डेप्थ विद द लेसर सरफेस एरिया, क्यों, क्योंकि वहां पर इवोपरेशन कम हो, जितना जाता है वहां डेप्थ ज्यादा होगा उतना ही उसका इवोपरेशन लॉसेस कम होंगे, इसलिए जो फार्म पॉन्ड उसका कंसिडरेशन इस टाइप से करते हैं कि उसका जो डेप्थ ऑफ द वाटर है वो ज्यादा हो एंड सरफेस एरिया कम हो, ठीक है।
When the drop height exceeds the 4 meter, then the possibility of the sink accumulation in a drop inlet spillway is used as a outlet spillway। ठीक है, तो होता क्या है कि जहां भी अगर 4 मीटर से ज्यादा ड्रॉप हाइट होती है तो वहां पर अपन क्या है ड्रॉप इनलेट स्पिलवे यूज करते हैं, क्योंकि अगर वहां पर स्टेट ड्रॉप स्पिलवे अपन यूज किए तो वहां पर सिल्ट एक्यूमुलेशन होने के चांसेस होते हैं। वाटर जो है 4 मीटर से ज्यादा रिटेन करेगा तो वहां पर सिल्ट डिपॉजिट होगा, उस कारण से क्या होगा कि उसकी कैपेसिटी धीरे धीरे रिड्यूस होगी। तो ऐसे केसेस में अपन क्या करते हैं ड्रॉप इनलेट स्पिलवे का यूज करते हैं। ठीक है, थिकनेस ऑफ द रिप्रैप, रिप्रैप कुछ नहीं है, पिचिंग है। ठीक है, जो पिचिंग होती है या जो अपन एम्बैंकमेंट पे यूज करते हैं रिप्रैप्स का और रिवेटमेंट का, उसकी जो थिकनेस होती है वो 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, जो स्टोन पिचिंग होती है उसकी थिकनेस 30 सेंटीमीटर होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, देन अपन बात करते हैं अर्दन एम्बैंकमेंट्स की। दो टाइप के होते हैं, मैंने आपको बताया था हाइड्रोलिक फिल और रॉक फिल। ठीक है, रॉक फिल में क्या करते हैं कि डिफरेंट लेयर्स में जो है वो अर्दन वर्क्स को, अर्दन जो सॉइल होती है उसको बिछाते जाते हैं, उनका कॉम्पैक्शन करते जाते हैं, वाटरिंग करते जाते हैं। ठीक है, बट हाइड्रोलिक फिल में क्या होता है कि किसी दूर जो भी जहां से भी अपन को जो है वो सॉइल लेना है वहां से पहले सॉइल को स्लरी में कन्वर्ट करते हैं वाटर मिक्स करके, हाइड्रोलिकली जो पाइप है उससे उसको जो है कंडुइट से जो उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं और जो भी कंस्ट्रक्शन साइट में उसमें उसको बिछाते जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर उसको एडिशनल वाटरिंग और कॉम्पैक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ऑलरेडी जो सॉइल है वो उसके इलास्टिक नेचर में होती है। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब है कि जो सॉइल है ऑलरेडी उसमें इनफ वाटर होता है, इसलिए उसको सिंपली यहाँ पर स्प्रेड कर देते हैं। ठीक है, अदर एम्बैंकमेंट जो होते हैं वो साइड स्लोप 3:1 होना चाहिए अपस्ट्रीम साइड में और डाउनस्ट्रीम में 2:1 होना चाहिए। ठीक है, हालांकि ये वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सॉइल। ठीक है, बट इन जनरल जो साइड स्लोप है अपस्ट्रीम में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू डाउनस्ट्रीम में। ठीक है, अलग अलग सॉइल के अलग अलग होता है ये, बट जो इन जनरल जो साइड स्लोप अपन ये लेते हैं। ठीक है, एवोपरेशन ऑन रिजर्वायर और द पॉन्ड कैन बी रिड्यूस बाय इंक्रीजिंग द डेप्थ। मैंने आपको बताया था कि जितना ज्यादा अपन डेप्थ रखेंगे उतना ज्यादा उसका सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा अगर उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रखें अपन तो। इस कारण से जो भी रिजर्वायर पॉन्ड इस टाइप से उसको बनाते हैं कि उसका डेप्थ जो है वो ज्यादा रहे और उसका सरफेस एरिया कम रहे, जिससे इवोपरेशन लॉसेस कम हो। ठीक है, फ्री वोल्ट इज प्रोवाइडेड टू एक्मोडेट द हाइट अगेंस्ट द ओवरटॉपिंग। ठीक है, तो जब भी अपन डिजाइन करते हैं रिजर्वायर या अर्दन एम्बैंकमेंट को या फिर कोई भी रिजर्वायर को डिजाइन करते हैं तो इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि उसमें एडिशनल फ्री वोल्ट प्रोवाइड कर सके जिससे वो ओवरटॉप ना करें एम्बैंकमेंट से। ओके, फॉर द स्टेबिलिटी रिजल्टेंट मस्ट बी पास थ्रू द 2/3 ऑफ द बेस। ठीक है, तो ये एम्बैंकमेंट होता है, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें सीपेज लाइन जनरेट होती है। अगर ये अपने पास अपस्ट्रीम वाटर है तो इस टाइप से एक सीपेज लाइन बनती है। ठीक है, तो इसकी स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है कि इसकी जो सीपेज लाइन है वो एटलीस्ट 2/3 ऑफ द टो। ठीक है, 2/3 ऑफ द बेस, ये अगर टोटल बेस की जो लेंथ है बी है अपने पास तो ये जो डिस्टेंस है एटलीस्ट 2/3 ऑफ द बेस में रहे। ठीक है, तो ये टो जो है वो स्टेबल रहेगा। ठीक है, अगर ये इसके आगे आया तो यहाँ पर अनस्टेबिलिटी हो जाती है। ठीक है, देन इसके भी कुछ सॉल्यूशन है कि अपन डायफ्राम टाइप या दूसरे टाइप के यहाँ पर कोर वॉल वगैरह दे दे जो उसको रेजिस्ट करे या फिर यहाँ पर ड्रेनेज प्रोवाइड कर दें अपन। वो मैंने आपको पूरा एम्बैंकमेंट टाइप जो अर्थन एम्बैंकमेंट्स है उसके कंस्ट्रक्शन में बताया। बट अगर कोई भी अगर वहां प्रोविजन अपन नहीं दे रहा है तो उसका जो 2/3 ऑफ द बेस ऑफ द टो से कम जो है रिजल्टेंट फॉल होना चाहिए। ठीक है, होमोजीनियस डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग अ सिंपल मटेरियल। तो मैंने आपको बताया था कि तीन टाइप के डैम्स होते हैं। होमोजीनियस सिंगल टाइप ऑफ फिल मटेरियल के बने होते हैं जिसमें मॉडिफाई करके अपन ड्रेनेज भी दे देते हैं। देन अपन जोन टाइप का मैंने बताया था जिसमें अपने दो टाइप के जोन बनते हैं। जैसे अपन मान सकते हैं होमोजीनियस जो डैम्स में उसमें इस टाइप के एक सिंगल टाइप के मटेरियल अपन बनाते हैं। जोन टाइप में यहाँ पर डिफरेंट जोन्स बनाते हैं। ठीक है, जब अपन देखते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो परवियस नेचर का हो। ठीक है, अगर वो ठीक ठाक नेचर का है, इम्परवियस नेचर का है तो अपन वहां पर होमोजीनियस डैम बना देते हैं। जो कि सिंगल मटेरियल का होता है उसको अपन चेक कर लेता है। ठीक है, बट होता क्या है कि जहां पर परवियस नेचर की अपने पास सॉइल मिलती है तो अपन यहाँ पर अंदर में एक अलग से जोन बनाना पड़ता है। ठीक है, जो कि इम्परवियस नेचर का होता है इस टाइप से। ठीक है, तो जो जोन टाइप जो होता है उसमें क्या करते हैं अपन कंपोजिट टाइप का मटेरियल यूज करते हैं, दो टाइप का मटेरियल। तो ये परवियस मटेरियल जो नेचुरली वहां मिल रहा है और ये जो इम्परवियस मटेरियल है जिसको अपन वहां पर कहीं ट्रांसपोर्ट करके लाते हैं और यहाँ पर एक अलग से जोन बनाते हैं जिससे वो सीपेज लाइन को चेक कर सके। ठीक है, तीसरे टाइप का डायफ्राम टाइप का भी होता है। मैंने आपको बताया था एक सेंटर में एक डायफ्राम वॉल जैसा बना देते हैं। यहाँ तो जोन बना रहे हैं, यहाँ पर सेंटर में डायफ्राम वॉल बना देते हैं जो कि मेसनरी की होती है या फिर परफेक्टली इम्परवियस नेचर के जो सॉइल होती है उसकी होती है। ठीक है, तो वो जो वहां पर सॉइल को सीपेज लाइन को चेक कर लेती है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा होमोजेनियस डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अ सिंगल मटेरियल एंड जोन टाइप कंपोजिट मटेरियल के। ओके, तो ये लेक्चर अपना बहुत बड़ा बन गया है, तो ये अपना एंड ऑफ द लेक्चर 4। तो हालांकि इसमें अपन ने दोनों टॉपिक कवर कर लिए हैं सॉइल इरोजन का। अब नेक्स्ट जो अपने पास सीरीज है मैं उसमें इरिगेशन, ड्रेनेज और ओपन चैनल जितने भी टॉपिक बचे हैं तो उसको 1 से 2 लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू।